अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा सिटी एट 10 के साथ। आज की खूबसूरत दिन का और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। और ख़ूबसूरत तो आप नहीं कहेंगे क्योंकि कराची शहर में गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और गर्मी पर हम मल्टीपल टाइम बात भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपने जो है वो अपना ख्याल रखना है। साथ ही साथ अगर हम अपने माशरे में फैली हुई बुराइयों की बात करें तो हमें नज़र आता है कि इसकी एक बुनियादी वजह जो होती है वो यही होती है कि जब आप दूसरों को देखकर अपनी चादर जो है से बाहर अपने पाँव निकालते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम किसी के घर गए हैं और हमने देख लिया कोई बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर मौजूद है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ख़रीद लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि हम वो ख़रीद लेते हैं लेकिन हमारी जेब हमें इतनी इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। इसी पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप रंगीन टीवी क्यों नहीं ले आए? सारे मोहल्ले वालों के घर रंगीन टीवी है लेकिन हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, और वो भी इतना पुराना, अपनी मर्ज़ी से चलता है और अपनी मर्ज़ी से बंद हो जाता है। शौकत की अम्मी ने शौकत के अब्बू से फरमाइशी अंदाज में शिकायत करते हुए कहा। शौकत के अब्बू ने कहा कि मेरी तनख्वाह थोड़ी है, अब इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रंगीन टीवी ख़रीद सकूं। ठीक है, तो फिर हम किस्तों पर ख़रीद लेते हैं। शौकत की अम्मी ने गोया फ़ैसला सुनाते हुए कहा, और शौकत के अब्बू किस्तों पर रंगीन टीवी ले आए। कुछ दिन बाद शौकत की अम्मी ने फ्रिज भी किस्तों पर ख़रीद लिया। ये चीज़ें उनके घर तो आ गईं, मगर हर माह उनकी किस्तें देकर और बिजली का बिल जो टीवी और फ्रिज के आने से बढ़ गया था अदा करते हुए शौकत के अब्बू के पास इतनी रकम ही नहीं बचती थी कि घर का पूरे महीने का खर्च चला सकें। मजबूरन शौकत की अम्मी ने मोहल्ले वालों से कुछ उधार लेना शुरू कर दिया। शौकत के अब्बू के इल्म में जब ये बात आई तो उन्हें पहली बार गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बीवी को खूब डांट पिलाई और साथ ही उन्हें ये सब भी समझाया कि इंसान को अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। अगर खर्च आमदनी से ज़्यादा होगा तो घर चलाना मुश्किल होगा। बुज़ुर्ग लोग कह गए हैं कि जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। शौकत के अब्बू ये कहकर फ्रिज और टीवी फ़रोख्त कराए और उसकी रकम किस्तों पर देने वाले को अदा कर दी। इस तरह एक बार फिर शौकत के अब्बू तनासब तरीके से अपने घर का खर्च चलाने लगे। अगर हम अपने माशरे में देखें, जिस तरीके से हम लोग अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने घर को किसी और के घर के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ी को, अपने लिबास को, अपनी तमाम तर चीज़ों को किसी और के थ्रू जो है ना, किसी और का देखकर हम जो है वो परेशान या कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं और फिर हम उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसान को एटलीस्ट अपना देख कर के उसका कितना अफोर्ड कर सकता है फाइनेंशियली, उतना ही करना चाहिए। क्योंकि इंसान की जो आप कह लें एक हवस होती है इन तमाम तर चीज़ों की, वो भरती नहीं है। इंसान जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। अगर आप एक कोई अच्छी चीज़ अपने घर पर ले आएंगे, फिर आपकी कोशिश होगी कि अब इससे भी अच्छी हो। बेहतर से बेहतरीन के चक्कर में हमने देखा है कि इंसान जो है वो हमेशा परेशान भी हुआ है और रुस्वा भी हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जितना अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहेंगे तो फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि ये जो मुकाबला, ये कंपटीशन है, ये तो कब्र तक ख़त्म नहीं होता। तो इसको फॉलो करके इस कंपटीशन में, इस रेस में भागकर सिर्फ़ और सिर्फ जिस इंसान का नुकसान होता है वो आप खुद होते हैं। तो इसी बात के साथ ज़रा आज के दिन का हम करते हैं बाकायदा तौर पर आगाज़। अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें तो हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचहू से मुलाकात हुई। शहरियों को मयारी इलाज की फराहमी से मुतालिक फ़ौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएँ। MQM अरकान सिंध असम्बली कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को जदीद सहूलियात से जो है वो आरास्ता किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो इजलास हुआ इसमें क्या तमाम तर बातें हुई और किस तरीके से जो है वो हम अपनी सेहत के डिपार्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से ये हो सकता है। बात करें अगर शहर कायद की तो शहर कायद में डेंगू वायरस के वार जो हैं वो जारी हैं। ज़िला शर्की में 5 केसेस रिपोर्ट हुए, ज़िला वस्ती में 3 केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू वायरस के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़िला कोरंगी में डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ है और अक्टूबर में मजमूई तौर पर डेंगू वायरस के 158 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। शहर कायद में जो वबाएँ मुख्तलिफ़ किस्म की वबाएँ फैली हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कमिश्नर कराची ने सरकारी नरखों की खिलाफ वर्जी का फाइनली एतराफ़ कर लिया है। रमज़ान से कबल अशिया खुर्दनोश की कीमतें तब्दील की जाती थीं। चिकन की कीमतों का नया नोटिफिकेशन इस हफ्ते जो है वो जारी हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इकदाम काफ़ी अरसे से किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कभी भी कहीं भी सब्ज़ी लेने चले जाएं, फ्रूट लेने चले जाएं, वहाँ पर उनके पास सरकारी रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं होती और वो आपको कह देते हैं, अगर आप उनको बोलें कि सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं तो वो कहते हैं भाजी आप आगे से ले लें, हमारे पास तो नहीं है, और यहाँ तो किसी के पास भी नहीं होती है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात अगर करें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर कराची के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर अहम इजलास भी हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब ने शिरकत की। सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक खान, सेक्रेटरी बल्दियात और बहुत सारे ऐसे वज़रा थे जो हमें नज़र आए। और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मैंने 12 जुलाई को हिदायत दी थी वज़ीर आला सिंध। कुछ तजावुज़ात हटाने पर दोबारा कायम किए गए हैं। इस पर भी शहर के तमाम इदारे बशमूल पुलिस अपना निगरानी का निज़ाम बेहतर करे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये अहकाम दिए गए और हमने देखा है कि पहले भी इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन फ़ैसलों पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा सका है। जिनके खिलाफ क्रैक डाउन करना था वो क्रैक डाउन नहीं हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई थी वज़ीर आला सिंध की जानिब से, लेकिन उस पर भी जो है वो हमने देखा है कि शहर कायद में आपको जगह जगह अगर कल रात को तजावुज़ात हटती हैं तो अगले दिन दोबारा लगी हुई होती हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं बिला वास्ता किसी न किसी का जो है वो सरपरस्ती होती है, किसी न किसी का हाथ होता है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल जो हैं कराची शहर से हल नहीं होते हैं। बात करें सिविल अस्पताल की तो सिविल अस्पताल में पहली बार मरीज़ों और दीगर अफराद की सहूलियात के लिए नया सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है। कलर कोडिंग साइन एज सिस्टम का इफ्तिताह अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद ने किया और DC साउथ अल्ताफ़ हुसैन सारियों ने किया। इफ्तिताह के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें अस्पताल की इंतज़ामिया और इंतज़ामी अफसरान ने भी शिरकत की। इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि आपके जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, अगर शहर कायद की बात कर लें तो वहाँ पर जदीद सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाना, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से मरीज़ जो हैं वो इन 3 बड़े अस्पतालों में आते हैं और वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कभी ना कभी कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता, दवाइयाँ मौजूद नहीं होती, डॉक्टर्स की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर सेहत के डिपार्टमेंट जो है उसको सीरियस लिया जा रहा है तो ये कराची वालों के लिए भी और पूरे पाकिस्तान वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो बल्दिया उस्मा कराची ने गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों की रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला कर लिया है। कब्रिस्तानों की ज़मीनों को कब्ज़ा माफिया से गुजार करवाने के लिए पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की मदद भी ली जाएगी। डायरेक्टर कब्रिस्तान बल्दिया उस्मा कराची के पास इस वक्त 38 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं और शहर के कब्रिस्तानों की असर नौ रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप देखें कराची शहर में आपको जो बड़े कब्रिस्तान नज़र आते हैं, एक तो उनके वहाँ पर जो है वो कैपेसिटी नहीं है, गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इलीगली वहाँ पर कब्रों की फ़रोख्त होती है और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कराची शहर में कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत मुख्तलिफ, बहुत अनहोनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पेपर वर्क पर हों, तमाम तर चीज़ों के बारे में पता हो इंतज़ामिया को, ताकि कल को खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो तो एक्शन लेने की कंडीशन में जो है वो हमारी हुकूमत हो। बात अगर करें यूनिवर्सिटी रोड की, हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। बहुत अरसा गुजर गया है, यूनिवर्सिटी रोड जितने भी उसके इर्द गिर्द रिहायशी इलाके हैं और वो लोग जिनका रोज़ाना का वो ट्रेवल है, लोगों को शदीद मुश्किलात होती हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रोड बनाया गया था, जब यूनिवर्सिटी रोड बना था लोगों को बहुत सहूलियात हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारे फैसल छोड़कर यूनिवर्सिटी रोड से जाया करते थे क्योंकि वो उनको ईजी भी पड़ता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से हमने देखा है कि तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है तब से वहाँ पर खुदाई हो गई है, लेकिन काम इस कदर सुस्त रवि का शिकार है, कभी महंगाई की वजह से, कभी ठेकेदार की वजह से, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो पाता है। इस पर भी हम बात करेंगे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जब ये खुदाई वहाँ पर होती है तो वहाँ पर अब अगर आप सूरत हाल देखें तो घंटों सुबह के औकात में, शाम के औकात में, रात के औकात में वहाँ पर शदीद ट्रैफिक का दबाव होता है, जिसकी वजह से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो करीमाबाद अंडरपास की तामीर ताख़ीर का शिकार हो गई है। कहीं सुस्त रवि है, कहीं ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं मामलात। बेसिकली करीमाबाद अंडरपास जो है इसकी संगे बुनियाद जो है वो दिसंबर 2023 में रखी गई थी, और अब जो है वो हम कुछ ही महीनों बाद जो है वो 2025 में दाखिल हो जाएंगे। 10 माह में सिर्फ 25% काम जो है वो मुकम्मल हो सका है। मार्केटों के पास कोई भी तरक्याती काम वक्त से पहले मुकम्मल होना चाहिए। रोड की खुदाई के बायस कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं सेहत की, तो कराची में चिकनगुनिया के केसेस में इजाफे पर हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध को ख़त। कराची में चिकनगुनिया केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के सदर और साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से फ़ौरी इक़दामात उठाने के लिए ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों से हासिल शुदा तशवीशनाक आदाद व शुमार का हवाला भी दिया है, और जिनके मुताबिक कराची में रोज़ाना 600 से 1000 के दरमियान मुश्तबा चिकनगुनिया के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ शहर कायद में मलेरिया का खौफ भी बरकरार है। मलेरिया भी हम देख रहे हैं कि मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। घंटों में 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो मलेरिया के 16 केसेस कराची शहर में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सिंध ने गुज़श्ता 24 घंटों के अदाद शुमार जो है वो जारी किए हैं, जिसमें मलीर में जो है मलेरिया के 5 केसेस, ज़िला जनूबी में मलेरिया वायरस के 3 केसेस, गरबी कोरंगी में भी 3 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। शर्की और ज़िला वस्ती में एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और जैसे हम नॉर्मली भी बात करते हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है वो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो फैल रही होती हैं। और जो माहिरीन हैं उनका कहना ये है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो जो है आप या घर के अंदर भी मौजूद हैं तो आप जो हैं वो पूरे कपड़े पहने, जो हम फुल स्लीव्स पहन रहे होते हैं, ताकि किसी भी किस्म के इस तरह की बीमारी या किसी भी किस्म की मच्छर के काटने की लपेट में हम ना आ जाए, क्योंकि इसके बाद जो सूरत हाल होती है वो इंतहाई ख़राब होती है। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं हमारे पास उनमें मोस्टली हम लोग बात कर रहे हैं सेहत के डिपार्ट के हवाले से। इस पर हम तफसीली बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे मेराज अख्तर और साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब। इन सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद आपको। तफसीली हमने बात करनी है, लेकिन तफसीली बात के लिए हमें चाहिए टाइम, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर जो है वो ख़बरों की तफसील पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। टॉप स्टोरीज़ के हवाले से हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, और ब्रेक के बाद भी हम लोग बात करेंगे इनकी तफसीलात पर। बात हम कर रहे थे कि जैसे जिस तरीके से हम लोग देखें एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली की मुलाकात हुई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचहू से। वैसे एक बात है मिराज भाई, मैंने जब भी डॉक्टर अज़रा पेचहू से मुलाकात करने की कोशिश की है, इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, कभी भी वो अवेलेबल नहीं हुई हैं। ना वो उन्होंने कभी किसी का कॉल उठाया है, ना उन्होंने कभी मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड किया है, और ना ही आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे बात करना इतना मुश्किल है। इसकी एक बुनियादी वजह जो हमें नज़र आती है वो यही नज़र आती है, हम जब भी जर्नलिज्म में उसको यही कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ से आप बात करने से कतरा रहे हो तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग फिशी। तो अब जिस तरीके के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मुलाकात की गई है जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के सिंध अरकान की जानिब से जो है वो बात की गई कि इलाज की सहूलियात फराहम की जाएँ। साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारे मुतालबात किए हैं कि जो कराची के शहरी हैं उनको या सिंध के शहरी हैं उनको मयारी इलाज की फराहमी जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं तो एमपीएस जो हैं वो बिल्कुल हमें कुछ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अभी हमने बीच में देखा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी एक्टिव थे, उसके अलावा सेहत के मामलात में भी, मतलब वो अब अपना एक ऐसा लगता है जैसे किरदार अदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से वो लोग जो है जाहिर बात है फील्ड में नहीं थे। तो अब पब्लिक के लिए बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उन्होंने उनसे मुलाकात की या उनको ख़त लिखा है या इस मामले को वो जांचना चाह रहे हैं कि इसमें महकमे सेहत कर क्या रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि अज़रा पेचहू साहिबा जो हैं वो किसी से मुलाकात नहीं करती हैं, तो वाकई ऐसा है, क्योंकि जब इससे पहले भी ये मिनिस्टर इसकी महकमे सेहत की रह चुकी हैं तो उस वक्त भी वो किसी से मुलाकात नहीं करती थी, और सिर्फ जो चंद चीदा प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें बिलावल साहब ने आना होता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी बड़े रहनुमा ने आना होता है, वहाँ कोई इनॉग्रेशन होता है तो उसमें तो अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज़ अगर आवाम को कोई जवाब चाहिए
देखिए मीडिया आवाम के लिए जवाब मांगता है, मीडिया अपने लिए जवाब नहीं मांग रहा होता, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो हमारे सियासतदान हैं या अफसरान हैं वो इस चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं कि जी आप क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। मसला ये है कि पब्लिक सवाल जो है वो जाहिर सी बात है सिंध सेक्रेटरीट में बैठे हुए किसी एयर कंडीशन रूम में जाकर नहीं कर सकती, उनको एंट्री नहीं होने दिया जाता। सही है। तो इनका अजरा पिछू साहब का जो मामला है वो यही है कि वाकई वो मीडिया लगता है कि मीडिया शाये हैं शायद ना, तो इसीलिए वो बातचीत नहीं करती हैं। लेकिन महकमे सेहत को ये देखना चाहिए कि हम इससे पहले भी कितनी दफ़ा इसी प्रोग्राम में बैठ के बात कर चुके हैं। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल जो हैं बीमारियाँ इस वक्त हुई भी हैं, ख़ासतौर पर चिकनगुनिया, डेंगू, इसने बहुत सारे उठाया हुआ है और हर तीसरा शख्स आपको इस पर मुब्तला मिल रहा है। आपके नेबर्स में भी, आपके फैमिली में भी आपको पता चल रहा है कि भाई ये सारे मामला हो रहे हैं। तो इस पर उनको वाकई नोटिस लेना चाहिए। जिना अस्पताल में इन्होंने बहुत अच्छी मशीनरी लगाई, कैंसर के वार्ड बनाए, जिना कार्डियो का हमने देखा कि बहुत अच्छा निज़ाम है। लेकिन इसके अलावा भी तो अस्पताल हैं इस कराची में, अस्पताल भी हैं, और जिस तरीके से सेहत का मयार है आपके शहर में, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब कहते हैं कि मतलब अस्पतालों से आपको अल्लाह ही बचाए, लेकिन जिस तरीके से मिराज भाई आपका जाना हो, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गरीब आवाम को ट्रीट किया जाता है वहाँ पर, कि अगर आप किसी बड़े सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ का चौकीदार भी ऐसा लगता है कि जैसे MS है वहाँ का, इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर सहूलियात क्या दी जाएंगी। खुर्शीद रहमानी साहब, आप बताइएगा, ये वज़ीर सेहत जो है हमारी, ये क्यों इतनी जो हैं वो शाये रहती हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल वजह है, और वो जो गुज़िश्ता हुकूमत गई है उसमें भी वो सूबाई वज़ीर सेहत मिराज अख्तर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाई है कि वो ज़राए अबलग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करने से गुरेज करती हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पार्टी सूबे सिंध और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो गर्दानते हैं, और वो मौजूदा सदर की हमशीरा भी हैं, बिलाल भुट्टो ज़रदारी की फुप्पो हैं, और मतलब वो मुमकिन है ये इस ज़ौम में हो कि भाई वो मैं सूबे की इस मुल्क की बड़ी जमात की रहनुमा हूँ। लेकिन इस जमात की दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, ज़रा अबलाग के नुमाइंदों को वक्त भी देते हैं। लेकिन ये दो जो प्रोमिनेंट शख्सियात जिसे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर साहिबा हैं, वो भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुरेज करती हैं, या किसी तकरीब में होती हैं तो वो पब्लिक स्पीक कर देती हैं, पब्लिक गैदरिंग से खिताब करती हैं। अदरवाइज़ वो मीडिया किसी इंटरव्यू देने से गुरेज करती हैं। इसकी वजह अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आई। जब मीडिया कोई कॉरेस्पॉन्डेंट उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो जवाब ही मिलता है कि मैडम मसरूफ़ है, गुफ्तगू नहीं करना चाहती। हमेशा ये जवाब रैंडमली जमहूरी से जवाब मिलता है, क्योंकि जमहूरी मुल्क है हमारा, नाम का जमहूरी मुल्क है ना, तो जमहूरी जवाब सुनने को मिलता है। मैं समझता हूँ अज़रा पेचो साहिबा को और फरियाल तालपुर साहिबा को भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को वक्त देना चाहिए, और क्योंकि हम जो सवाल कर रहे होते हैं वो आवाम के सवाल हैं। बिल्कुल है। हम जो इश्यूज़ रेस कर रहे होते हैं ज़राए अबलाग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तो वो सिर्फ अवामी मसाइल हैं, अवामी जो शिकवे हैं वो उनको उन तक पहुँचा रहे होते हैं ताकि वो उन शिकवों का अजाला कर सकें। दूसरी बात, आपने जहाँ तक बात की सेहत की, तो ये गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल जो महकमा सेहत बराए अतफ़ाल है, NICH जिसे कहते हैं, बच्चों का जो सेंटर है, आप यकीन करें रात को हम वहाँ जब गए पहुँचे तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी। बेशुमार ख़वातीन वहाँ पर नोह कना थी, गुजारी कर रही थी कि हमारे बच्चों को एडमिट कर लें। बच्चों को बहुत तशवीशनाक सूरत हाल में 1122 की जो एम्बुलेंस है वो लेकर आ रही थी, और डॉक्टर्स स्ट्राइक पर थे। ये कौन से डॉक्टर हैं, ये कौन से मसीहा हैं आवाम के, जो मासूम बच्चों को, जो नौमौलूद हैं, नो आखेज़ हैं, तो वो उनकी तड़प उनको समझ में नहीं आ रही। बस अपने स्ट्राइक के ऊपर वो बज़िद हैं कि हमारी स्ट्राइक है तो हम जो तशवीशनाक सूरत हाल के बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको हम एडमिट नहीं करेंगे। खुदारा खौफ करें डॉक्टर्स। मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स, कभी आपने देखा होगा NICH में हड़ताल है, कभी जिना हॉस्पिटल में हड़ताल है, तो ये डॉक्टर पर, ये हुकूमत सिंध को रेट को चैलेंज करते हैं ना। हम कहते हैं जो मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हैं, हुकूमत उन पर ऑपरेशन करती है। तो भाई ये सिंध के अंदर भी जो डॉक्टर जो स्ट्राइक पर जाते हैं, बेशक इनके मसाइल हैं, बेशक इनको किसी ने ज़दोकोब करने की कोशिश की है, लेकिन ये मामला कानून का है, कानून अपनी राह लेता है और कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन उस एक मसले की वजह से जो जितने भी वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ बच्चे आते हैं उनके पास इलाज के लिए, उनको उसकी सज़ा क्यों मिलती है? इस बात का जवाब जो है वो सिंध हुकूमत के पास नहीं है। बेशुमार मुतअद्दिद मरतबा NICH में, जिना में और उसके अलावा दीगर जो इमरजेंसी सेंटर्स हैं हमारे कराची के, सिंध भर के,
कराची समेत सिंध भर के जो इमरजेंसी सेंटर हैं, जिसे हम कहते हैं नाम निहाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन, मैं आज ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि वो अपने मफाद के लिए उन मासूम बच्चों का कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेशुमार, बिल्कुल, मैं आपको वीडियो उठा के देख लें कि हम रात को उस दिन लाइव पर थे और वहाँ पर बेशुमार वो बच्चों के वालिदैन, बच्चों की वालिदाएँ जो कैमरे पर नहीं आना चाहती थी और वो अपने शिकवे कर रही थी, रो रही थी। कई बच्चों की तो अमवात हो चुकी थी इस वजह से कि उनको एडमिट नहीं किया गया और ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन के पॉइंट हैं वो बिल्कुल फुल है। तो अब हम किसी भी पेशेंट को नहीं ले सकते। अब जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कि एहतजाज हो रहे होते हैं, आप स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, फिर 3 दिन आप स्ट्राइक पे रहते हो, आम बेचारा जो शहरी है वो उसकी जद में होता है, उसके बाद फिर आप मुज़ाकरात करते हो, फिर आप कहते हो जी हमारे मुज़ाकरात कायम हो गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं, अब जो है हम अपनी OPDs खोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या, ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो मुतालबात हैं, ये आप पहले स्ट्राइक से पहले नहीं मान सकते हैं। आपको वेट करना है कि OPDs बंद हों, तमाम तर जो आपका ऑपरेशन मामलात हैं वो सारे बंद हों, उसके बाद 2-3 दिन लोग सफ़र करें, उसके बाद फिर आप मुज़ाकरात करने पहुँच जाते हैं। देखिए, जंग की सूरत हाल में भी जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन पर भी हमला नहीं किया जाता। ये फिर अपने हक़ के मुतालबात में ये बच्चों को इलाज नहीं करते, उसका उनको ट्रीट नहीं करते। ये कौन सा मुल्क है भाई? ये कौन सी वजारत सेहत चल रही है? इस तरह नहीं होता। ज़रा बेचो साहिबा, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव में ले जाते हैं। सिंध हुकूमत के बहुत सारे पॉजिटिव मेजरमेंट्स हैं जिनको इस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी में ले जाती हैं। जो आप ये देखें कि कराची की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे NICH का बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है, उसका NICVD का बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है। उसके अलावा जिन्ना हॉस्पिटल, जिस तरह राज अख्तर साहब ने बात की, वहाँ पर साइबर नाइफ की सहूलियात हैं। उसके अलावा कैंसर की दीगर जो अभी कुछ चंद रोज़ कबल ही बिलावल भुट्टो साहब ने कोई इफ्तिताह किया वहाँ पे, तो ये पॉजिटिविटी है। लेकिन इस तरह की जो नेगेटिविटी होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, सारी सिंध हुकूमत का वो जो पॉजिटिव इमेज है वो नेगेटिविटी में चला जाता है। तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है सिंध हुकूमत को, सूबाई वज़ीर सेहत को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि उनका पॉजिटिव इमेज नेगेटिविटी में क्यों चला जाता है। और ये हुकूमत की रीट को चैलेंज है। ऐसा ही है, जब आप इस तरह बार बार और हर हफ्ते महीने बाद, ये कोई आज पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साल में एक बार, 2 साल में एक बार होती है, ये हर 2 महीने बाद होती है। हमारे कभी यंग डॉक्टर्स एहतजाज पर होते हैं, कभी हमारे सीनियर डॉक्टर्स एहतजाज पर होते हैं, कभी हमारा जो अमला है वो एहतजाज पर चला जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर चलें ठीक है स्ट्राइक्स पर जा रहे हैं लोग, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अवेयरनेस किस कदर होनी चाहिए आवाम को। अब अवेयरनेस की तरफ अगर हम जाएं, डॉक्टर्स का काम है अवेयरनेस देना। अब आप देखें जिस कदर, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, आदाद शुमार भी हम शामिल कर रहे थे, तो शुरू में कि डेंगू देख लें आप, मलेरिया देख लें आप, चिकनगुनिया देख लें आप, ये तो आपके शहर में फैल गया। ये बात तो आप डॉक्टर्स हैं, चले एक आम आदमी को नहीं पता, आपको तो पता है ना कि ये जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है ये मच्छरों की अफजाइश का महीना होता है। तो मुझे आप बताएं कि आपने इसके लिए पहले हिकमत अमली क्यों नहीं की? जब आपने देखा केसेस रिपोर्ट हो गए, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, लोग तड़प रहे हैं, अब आप स्प्रेज करा रहे हैं, वो भी आप पूरे शहर में नहीं करा रहे। कचरे के ढेर पे आपने 1% का भी आपका, हम ये कह लें कि नहीं, आप लोगों की सीरियसनेस नज़र आई हो, वो भी नहीं नज़र आई। कराची में कचरे के ढेर हैं तो हैं, सीवरेज का पानी खड़ा है तो खड़ा है, लोगों के घरों में घुसा हुआ है, लेकिन आपको परवाह ही नहीं है। तो मुझे बताएं, फिर हम ये कहते हैं कि इतने केसेस रिपोर्ट हो गए, डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, तो ये फिर इसका क्या होगा? अब ये तो केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, जो डेंगू का मामला है, उसके अलावा नगलेरिया का मामला है। डेंगू आपने कहा 2 महीने के अंदर ये इसकी अफजाइश हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, जो हमारे यहाँ जो जिनको अमल दरामद कराना होता है, उमूमी तौर पर उन अफसरान को डेंगू है, उनके जहनों को जंग आलूद हो चुके हैं वो अफसरान जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और जिसका तखमीना अरबों रुपए में होता है। अब हमारे यहाँ सिटी गवर्नमेंट में मौजूद है, टाउन्स के चेयरमैन मौजूद है, यूसीज के जो काउंसलर्स मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि उस सारे अमल के बावजूद जो अमल पूरा मुकम्मल हो चुका है उसमें अमल दरामद नहीं होता। किसी यूसी में मुझे बता दें कि एक मरतबा इससे पूरे अशरे में कोई स्प्रे हुआ होगा, लेकिन मोस्टली यूसीज़ में मच्छर मार जो स्प्रे वो नहीं होता। फिर हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दी है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो शहर गलियों से कचरा उठाती है, कचरा वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं उठा पा रही गली, हमारे महल्ले,
कचरे वहाँ पर कचरा मौजूद है। अच्छा, ये तो सेंट्रल की सूरत हाल है ना। आप अगर थोड़ा मज़ाफ़ात में जाएँ, बल्दिया चले जाएँ, आप थोड़ा मलिर के किसी उसमें चले जाएँ, यहाँ इब्राहिम अदरी चले जाएँ, कोरंगी के कुछ इलाकों में चले, ये बराबर में आपके मेहरान टाउन मौजूद है, यहाँ आप चले जाएँ, यहाँ आपको सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है, बुनियादी सहूलियात या नापैद हैं। बिल्कुल। और मैं मेहरान टाउन अभी मेरा जाना हुआ पिछले हफ्ते, लिटरली खुर्शीद रहमानी साहब, ऐसा मुझे लग रहा था मैं मुंजो दाड़ो आ गई हूँ। कोई एक सड़क नहीं वहाँ पर बनी हुई, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ पर जो है वो पानी मौजूद है, ना बिजली मौजूद है। लोग बैठे हुए बेचारे बैठे हुए, उन्होंने पूरे मेहरान टाउन वो जो भी इलाका है उसमें उन्होंने बस चाय के होटल के साथ जो है उन्होंने एक वो तंदूर लगाया हुआ है, वहाँ से वो बेचारे रोटियाँ लेते हैं और खाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये आपके कराची शहर का हाल है जिसको आप कहते हैं। और अगर आपकी तरफ कोई उंगली भी कर दे ना कि आपने काम गलत किया है, कोई और सूबाई दूसरे सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई बयान आ जाए, तो फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमारे साथ तो ये, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। लेकिन ये आप कराची शहर में लिटरली निकल के तो देखें, अब खबरें चल रही होती ना खुर्शीद रहमानी साहब, इतना गिल्ट हो रहा होता है कि यार आप अपने कराची शहर को आप खुद डिफेंड नहीं कर पाते। हम कराची के शहरी हैं, अगर हमें कोई बंदा कहता है यार आपके शहर, लाहौर वाला हमें कोई कह दे कि यार तुम्हारे शहर में बहुत कचरा है, हाँ आप क्या डिफेंड, मिराज भाई आप क्या डिफेंड करते हैं जब आपको कोई ये कहता है? बिल्कुल हम नहीं डिफेंड कर पाते। इसकी वजह ये है कि हमने पिछले 10 से 15 साल में भी देखा कि यही टाउन होते थे, इसी में टाउन नाजिम हुआ करते थे, यही हमला हुआ करता था और बाकायदा स्प्रे मुहिम हुआ करती थी। बजट के फंड्स के मामलात उस वक्त भी मौजूद थे। मौजूदा जो अभी हमारा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ टाउन्स हैं, उसके चेयरमैन हैं, तो बड़ा मुख्तलिफ हो गया है। पहले कुछ दूसरी एक सियासी जमात थी, उनके पास ये मामला रहा, फिर उसके बाद हमने उसी सियासी पार्टी के अकाबरीन को ये कहते सुना कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते थे कि उस वक्त शहर में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे मुहिम ज़रूर चलती थी और इस तरह की बीमारियाँ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती नहीं थी। लेकिन अभी मौजूदा जो सेटअप है बल्दियात का, इसमें जो निज़ाम है हमारा, जिसमें चेयरमैन हैं और यूसी चेयरमैन हैं, वो लोग मेरे ख्याल में उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरा अभी और शायद आपका भी जाना हुआ हो, अब ज़रा जाके देखें मुझे टाउन ऑफिस थे, उनकी पहले की सूरत हाल अब की सूरत हाल में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा, पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे जो टाउन नाजिम बनते थे या नायब नाजिम बनते थे तो वो आवाम में जाते थे, घुलते मिलते थे, काम करते थे। अब आप जाएंगे किसी भी टाउन ऑफिस, अभी मेरा कुछ अरसे पहले ही चनेसर टाउन बड़ा टाउन है, वहाँ जाना हुआ, भाई वहाँ तो डाले खड़े हुए, ऐसा ही है, ऐसा ही। हाँ, कोई हल्का आने के लिए तैयार नहीं है और कोई अफसर अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। और अगर आपको किसी से मिलना है तो उसके लिए आपको इतना मुश्किल प्रोसेस कर दिया है कि पब्लिक की तो रसाई ही खत्म हो गई है। नहीं है, लिटरली नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खाली एक चनेसर टाउन का हाल नहीं है। चनेसर टाउन के अलावा बहुत सारे टाउन हैं जहाँ पर अब यही हो रहा है, बड़े बड़े डाले खड़े में जी, वो बड़े बड़े गार्ड और वो गने वने लेके, मतलब बंदा दूर से देख के भाग जाए कि भाई मैंने नहीं कराना, काम ऐसे कर ले ना। क्या कहते हैं मिराज भाई, बंदा काम ऐसे कर ले कि गार्ड्स की ज़रूरत ना पड़े। मतलब हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जो हमारे कह लें आपके सरकारी नुमाइंदगान होते हैं, हमारे नहीं बाहर ममालिक में, बैरून ममालिक में हमने देखा है, वो साइकिलों पर ट्रेन वगैरह में सफ़र कर रहे होते हैं और उनको कभी किसी ने जो है वो बॉदर नहीं किया, उनको गार्ड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे आप बात करते हैं ना चनेसर टाउन की, मेरी मुलाकात हुई उनके टाउन चेयरमैन से, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके इलाके में जो है वो सीवरेज का मसला है, तो उन्होंने मुझे कहा देखिए इसके लिए तो इदारा बना हुआ है, फरहान गनी है सर जी, चनेसर नहीं, चनेसर टाउन में तो अच्छा हाँ चनेसर टाउन में फरहान गनी। अब आप जब टाउन चेयरमैन साहब से बात करते हैं ना, वो कहते हैं आपके इलाके में सीवरेज का मसला है, वो कहते हैं ये तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन बन गई है, अब उनकी जिम्मेदारी है। आप कहते हो अच्छा, फिर आप कहते हो कचरा बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं ये तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फिर आप उनको कहते हो ये जो इंक्रोचमेंट हो गई, वो आप, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काम क्या है फिर आपका? उन्होंने मुझे कहा ये जो गलियों की सतह तक है ना, ये हमारा काम। मैंने कहा तो गलियों में भी इंक्रोचमेंट हुई हुई है, लोगों ने क्यारियाँ बना ली, लोगों की गलियाँ नहीं बनी हुई, तो मैंने कहा उस पर आप क्या करते हैं? वो कहते देखें ये तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये देखिए उन्होंने नक्शे पास किए हैं। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं फिर? आपको टाउन चेयरमैन क्यों बनाया है फिर? मतलब ये हद नहीं है, मतलब ये हद देखें आप, 12 लाख रुपए आपको माहाना जाते हैं तरक्याती कामों के, उसके बाद जो आपकी टैक्स कलेक्शन होती है इलाके से, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन आपकी कारकर्दगी क्या है? आप एक गली तो ठीक करा नहीं सकते, एक गली से ना कचरा आप उठा सकते हैं, ना पानी उठा सकते हैं, ना गैस का पानी दे सकते हैं, ना गैस का मसला हल कर सकते हैं, आप कुछ भी तो नहीं कर सकते। शाहज़ाद साहब, मैं आपको एक इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि पूरे सिंध में
कोई एक यूसी रोल मॉडल नहीं है हमारे पास। ऐसा ही है, बिल्कुल सही पूरे कह रहे सिंध हैं। में, कराची से लेकर कश्मीर तक कोई हमारे पास एक यूसी रोल मॉडल नहीं है जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जब ये कह सकें कि भाई हमारे सिंध में ये एक यूसी है जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। इस यूसी के जो आवाम हैं उनको पानी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, उनका सीवरेज का मामला भी ठीक है। कोई एक यूसी मुझे बता दें, कोई एक यूसी इस पूरे सूबे में नहीं है जो रोल मॉडल जिसको हम पेश कर सकें पूरे पाकिस्तान के आवाम के सामने कि हमने इतना बड़ा काम किया कि हमारे पास जो है वो इतनी ज़बरदस्त यूसी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, मज़ीद खबरें भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं कराची शहर के हालात पर, किस तरीके से कराची शहर के आहिस्ता आहिस्ता हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कराची शहर में तरक्याती कामों के नाम पर पूरे शहर को जो है वो खोद दिया गया था, और इस पर बात करते करते हम लोगों को जो है वो अरसा बीत गया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तावार, महीने, अब एक महीने बाद हम लाजमी बात करते हैं कि किस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरियों को परेशान कर रहा है। तरक्याती काम जो सुस्त रवि का शिकार है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो है ऐसा लगता है कि किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि इसको हमने देखना है, इसको हमने केटर करना है। बात मैं कर रही हूँ यूनिवर्सिटी रोड की। यूनिवर्सिटी रोड पर हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से खुदाई हुई है, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात भी हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। साथ ही साथ वहाँ पर पहले ये कहकर काम रोक दिया गया कि डॉलर जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया, हमारा रुपया जो है बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गया, तो कीमतों में ज़रा एक तजाद आ गया था, रोक दिया गया। दोबारा से फिर काम शुरू हुआ, लेकिन काम वैसे का वैसे ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें करीमाबाद के अंडरपास की, करीमाबाद वाला जो अंडरपास है वो इतना क्राउडेड एरिया है, इतना बिजी रोड है, उस वहाँ पर भी आपने तरक्याती काम शुरू कर दिए। हमारे यहाँ तरक्याती काम मेराज भाई शुरू हो जाता है, ख़त्म करने में हम नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि अगर आप खुद से अपना घर भी बनाना शुरू करते हैं ना, या घर में छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए एक प्लान होता है आपके पास। ऐसा ही है कि भाई अगर मैंने अपने किचन बनवाना है तो उसको किचन को पहले मैंने कहीं शिफ्ट करना है, ठीक है, ताकि मेरे रोज़मर्रा के जो रूटीन है ना वो ख़राब ना हो। ऐसा ही है, उसके बाद आप उस पर काम शुरू कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से मामला है, प्लानिंग का फुकदान है हमारे। अच्छा, या तो बिल्कुल काम नहीं होंगे, हम परेशानी और लोगों की बताते रहेंगे प्रोग्राम में बैठ के भी, और होंगे तो ऐसे होंगे कि शहर को उधेड़ दिया जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं उधेड़ने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आपने करीमाबाद का जिक्र किया। करीमाबाद तो वाकई एक बड़ा जो है कारोबारी इलाका है, और ख़ासतौर पर ज़िला वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। ऐसा ही। ठीक है, और ख़ासतौर पर वहाँ कोई मीना बाज़ार वगैरह भी, ख़वातीन का भी वहाँ काफ़ी रुझान होता है, तो बड़ी मशहूर जगह है। लेकिन ये कि वही डिले प्रैक्टिस, अब उसमें उन्होंने इतना परेशान कर दिया, ताजिर भी परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, जो कपड़ा बेच रहा है या कोई सामान बेच रहा है या खाने पीने की अशिया बेच रहा है, वो तो मट्टी वहाँ से ओढ़ ओढ़ के जहाँ की दुकानों में जाती है। एक तो वो उससे परेशान है। अच्छा, फिर पब्लिक का वहाँ फ्लो खत्म हो गया। लोग कहते हैं यार अब मैं यहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा और कहाँ जाऊँगा, या बाइक खड़ी करेंगे, क्या परेशानी होगी, थोड़ा सदर चले चलो, दूसरे इलाके चले जाओ। हाँ, अच्छा, उनका बिजनेस हर तरह से डाउन हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारा BRT मंसूबा, ठीक है, माशाल्लाह चल रहा है, अब पता नहीं ख़त्म कब होगा तो समझ में नहीं आ रहा। कितने मसाइल आए, जो नशे के आदि अफराद थे वो यहाँ पे नीचे जो जितनी भी इसके नीचे गुजरने वाली जो लाइन थी, कॉपर वाइट्स थी, वो सब चोरी कर करके ले गए। अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं, मतलब इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा रोड, सामने चोरी हो रही है, बस ठीक है जी, सब चल रहा है। अच्छा चलें, वो भी एक तरफ रहा। दूसरी बात यह है कि फ़ंड्स का मामला हुआ। जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ अगर 2 साल का प्रोजेक्ट होता है तो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन भी किया जाता है और उसके हिसाब से उसका फ़ंड रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो डिले हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है हमारे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली बजट आउट होगा, और बजट आउट होगा तो फिर काम रुकेगा। तो यहाँ मैं तो समझता हूँ कि शहर में इस वक्त जो भी तरक्याती काम चल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें चल रहे हैं, लेकिन इन तरक्याती कामों में जो सुस्त रवि का मामला है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। अभी देखिए ना, वही जैसे आप बात करें, मामला अच्छा है, चल रहा है। अब जब ये यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाती है, मैंने मेरे कराची से सवाल किया था कि यूनिवर्सिटी रोड जो है ये आपने बना दी है, लेकिन बाकी ममालिक में बाकी तो यही होता है कि इसको ऑल्टर देते हैं, तो इसको ऑल्टर आप क्या दे दिया है आपने आवाम को? तो उन्होंने कहा कि मतलब इसका कोई ऑल्टर नहीं हो सकता था, मतलब हमने जो है वो कागज़ पे पुल थोड़ी बनाना था,
कागज़ पर रास्ते थोड़ी बनाने थे कि हम जो है वो ऑल्टर दे दें, वहाँ पर कोई ऑल्टर नहीं दे सकते थे हम। अब जिन्होंने पहले से वो बनाया, पहले से तमाम तर चीज़ें हुई, अब उन्होंने उसका कोई रास्ता देखा ही नहीं है, तो हम इसका ऑल्टर नहीं दे सकते। अब यही रोड है, इस पर लोग आएंगे, मुश्किलात लोगों को हो रही हैं, वही वाला पैसा डिवैल्यू हो गया, ये तमाम तर मामलात हो गए। अब मुझे बताएं, जब जिस तरीके से मिराज भाई भी बात कर रहे हैं कि ये सरासर सिंध हुकूमत के खाते में ये जाता है कि जिस तरीके से सुस्त रवि का शिकार है ये मामला, ये कब मुकम्मल होगा? वैसे खुर्शीद रहमानी साहब, आपके पास कोई इंसाइट है? देखें, ये अभी चंद रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो सदारत में इजलास हुआ था माज़रत, तो उसमें उस इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली तमाम जो ADPs की जो स्कीमें हैं और जो उन स्कीमों पर जो लोग काम कर रहे हैं, मुताल्लिका जो भी महकमे, हाँ वो किसी भी महकमे का काम हो, और जितने भी सिंध भर में तरक्याती काम चल रहे हैं कराची समेत, तो उनको वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये जितना जल्द हो सके मुकम्मल कर लें, और ताकि ये आइंदा बजट में इन स्कीमों को दोबारा हम शामिल नहीं करेंगे। जो ऑनगोइंग प्रोसेस में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके इनको मुकम्मल कर लें, और उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो जल्द मुझे अरसाल करें कि इसमें कहाँ कोताही हो रही है, कहाँ सुस्त रवि हो रही है। तो इस पर वज़ीर आला सिंध का बड़ा कैटेगोरिकली इस पर एक्शन हुआ है, चंद रोज़ का भी इजलास हुआ। दूसरी बात, आपने बात की जो शहरों की मनसूबाबंदी होती है, प्लानिंग्स होती हैं, हमारा जो कराची है एक मेगा पॉलिटन सिटी है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ। आपने जामा क्लाथ का जो सराउंडिंग है वो देखी होगी आपने, जो जामा क्लाथ का आने और जाने वाला रोड है उसके बीच में एक मार्केट बनी हुई है पूरी। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ के एक इंजीनियर थे, अंग्रेज़ इंजीनियर थे, और उन्होंने जब इसकी प्लानिंग की उन्होंने कहा कि बीच में जो आप मार्केट का डिज़ाइन कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। आइंदा आने वाले वक्तों में यहाँ ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा, तो लिहाजा ये मार्केट जो आप बीच में आपने इसको डिज़ाइन किया है इसको ख़त्म कर दें, और आइंदा ट्रैफिक के फ़्लो की वजह से यहाँ पर रश होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये मार्केट बन गई तो रश ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट नहीं बनेगी तो ट्रैफिक का फ़्लो बासानी मूव करेगा। तो पाकिस्तान के जो इंजीनियर से उन्होंने उसकी मुखालफत की, उन साहब ने फौरी तौर पर रिज़ाइन किया। उसने कहा ठीक है मैं रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन मैं अपनी मौजूदगी में ये नक्शा पास नहीं कर सकता। तो वो रिज़ाइन किया उन्होंने, और वो बैरून मुल्क चले गए। ये एक बुनियादी मसला है कराची शहर का, जिस पर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि मनसूबा बंदी का मसला है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। इस पर पहले से सीरियसनेस नहीं शो की जाती, जिसकी वजह से बाद में मुश्किलात हमें होती हैं। हमारे साथ मिराज अख्तर साहब मौजूद है, साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब मौजूद थे। खबरें बहुत सारी होती हैं, लेकिन चूँकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो इसलिए जो है वो हम तफसीलन उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे टॉप स्टोरीज़ की। टॉप स्टोरीज़ से हटकर अगर हम बात करें बाकी तमाम तर मामलात की जो इस दुनिया में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो आज है 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को खुराक का आलमी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। अब हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं खानों की कि किस तरीके से हम खाने जो हैं वो इस तरीके से खाएँ बाहर जाकर कि वो हमारी जेब पर भारी ना पड़ें, फिर किस तरीके से हमने खाना उतना ही खाना है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने देखा है कि इस सारी सूरत हाल में जो एक कल्चर हमने देखा जिसने बड़ा ज़ोर पकड़ा, और आजकल हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम करते हुए नज़र आते हैं, वो है फूड व्लॉगिंग। अक्सर लोग ये बात करते हैं, अगर आपने इस साल के आगाज़ में ही देखा हो तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर हम बात करें तो इस साल ट्रेंड करेगी। तो लोगों का कहना ये था कि फ़ैशन वीडियोज़ और साथ ही साथ फूड व्लॉगिंग, क्योंकि खाने के शौकीन, खाने के मत वाले हर जगह ही होते हैं, और अगर आपको घर बैठे ही अच्छी सजेशंस मिल रही होती हैं तो आप जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हो। तो इसी सारे सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद फराज साहब, जो कि फूड व्लॉगर हैं। इनसे बात करते हैं और इनको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? फराज, मैं ठीक ठाक। फराज ही नाम है, गलत तो नहीं लिया मैंने? फराज नाम है बस, ठीक है। फिर अब मुझे बताएं कि फराज, ये जो फूड व्लॉगिंग का चक्कर है ये आपने कब शुरू किया था? ये 2018 में मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। तो उसके बाद मैं ट्रैवलॉग्स करता था। अच्छा। उसमें ऐसा होता था कि हम ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाते थे, हमें घूमना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए कि पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचे। तो इस वजह से फिर मैं फूड व्लॉगिंग की तरफ आया और उसी को आगे बढ़ाया। आजकल रील्स पे काम कर रहा हूँ, और रील्स का अब दौर शुरू हो चुका है, तो लॉन्ग वीडियो को खैर बात कह के अब हम रील्स की तरफ आ गए। और बहुत सारे हमारी कम्युनिटी है कंटेंट क्रिएटर्स की, बहुत सारे लोग आगे निकल रहे हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं जॉब भी साथ साथ करता हूँ, तो मैं थोड़ा सुस्त पड़ जाता हूँ।
मेरे हाँ, भाई हैं इसके मोहम्मद लिए- शराज, वो मुझे बार बार पुश करते हैं कि भाई चलो। मैं कहता हूँ मेरे साथ कैमरामैन को ही नहीं है। वो कहते हैं मैं कैमरामैन हूँ, मैं चलूँगा। मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास पैसे, मैं चलूँगा, तुम वीडियो बनाओ बस। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है जब आप व्लॉगिंग का चक्कर कर रहे हो या आप ब्लॉग्स कर रहे हो, क्योंकि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको हमने देखा है, लेकिन जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग का, इन्फ्लुएंसर्स का, तो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसका इस्तेमाल किया था। मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करने के बाद आज माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग, और उन्होंने वो सब कुछ एक्सप्लोर किया है जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे। मुझे बताएं, फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं आप, तो खाने का शौक़ होगा? बिल्कुल बिल्कुल है। तो खाने की कौन सी ऐसी वीडियो थी आपकी अब तक, जितनी भी आपने वीडियोस बनाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो आपके वीडियोस पर आए हों, कौन सी डिश थी वो? वीडियोस तो वैसे मेरी काफ़ी सारी मिलियंस में जा चुकी हैं, लेकिन जो सबसे पहली वीडियो गई थी वो 3 स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, तो उनकी वीडियो थी। तो वहाँ पर मैंने बनाया था कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एम्बियंस बनाया हुआ था, तो वो वीडियो सबसे पहले चली थी। उसके बाद तो काफ़ी सारी वीडियोस जा चुकी हैं, लेकिन देसी खाने हैं या जो सस्ते खाने हैं वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हर बंदा उससे रिलेट करता है। गरीब तबका भी खा लेता है, मिडिल क्लास भी खा लेता है। अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो फिर उसके लिए एक अलग बात है, लेकिन सस्ती चीज़ें और या फिर एवरेज चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। एवरेज चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाते हैं, अगर हम देसी फूड की बात करें? कराची में तो बिरयानी है, वर्ल्ड फेमस है। कराची की बिरयानी का पूरी दुनिया में कोई नमल बदल है नहीं। कोई बाहर से आने वाले कोई भी शख्स होगा, आप उसकी फहरिस्त में देखें, उसके खानों में सबसे पहले बिरयानी शामिल होगी। और बिरयानी की भी आप देखें, यहाँ पर बहुत सारी इकसाम आ गई हैं। बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी अपनी जगह है, अब झींगा बिरयानी भी आ गई है। कुछ लोग बिरयानी में नित नई चीज़ें डाल रहे हैं। कीमा बिरयानी भी आ गई है, कीमा बिरयानी, सिंधी बिरयानी, ऐसा है। कश्मीरी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, बहुत वेस्ट है बिरयानी का। नल्ली बिरयानी, ये वाला जो आप कह रहे हैं ना फ्यूजन है, ये मुझे नहीं पसंद। मतलब बिरयानी है, हमारे दिमागों में बिरयानी है चिकन, बीफ, मटन बिरयानी, आलू की बिरयानी, मतलब आलू डलने हैं नहीं डलने हैं वो जो है मामला, वो बहस वाला है, वो उसको हम अगर रहने दें। साथ ही साथ झींगे की हम बात करें, झींगा बिरयानी लोग खाते हैं, फ़िश बिरयानी लोग खाते हैं, लेकिन ये जो नल्ली बिरयानी, तो ये मीठे वाली बिरयानी, तो अंडे वाली बिरयानी, ये मुझे समझ नहीं आती। कराची की जितनी भी नल्ली बिरयानियाँ हैं ना, मैंने तकरीबन सब ट्राई की, और जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो मैं बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि उसी इलाके में मेरा घर भी है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो नल्ली जो है ना, वो सिर्फ एक शशका है। उनकी बीफ बिरयानी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप नल्ली के बगैर भी खाएं तो आप उंगलियां चाटते रह जाएं। नल्ली बस वो डाल के एक नई ईजाद कर दी, वो एक नई चीज़ हो गई, तो लोगों का एक हुजूम आ गया वहाँ पर कि ये क्या चीज़ है, नई चीज़ है। लेकिन उनकी नॉर्मल जो बीफ बिरयानी भी है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपने कराची शहर में बिरयानी, क्योंकि अगर आप किसी भी कराची के शहरी से पूछेंगे ना, तो अगर आप उससे पूछेंगे टॉप 3 कराची की फेमस बिरयानियाँ बताएं, तो वो आपको डिफरेंट नाम देंगे। उनमें से एक कॉमन नाम कोई ना कोई होगा, लेकिन हर इंसान की जो है ना वो अपना टेस्ट, अपना जायका है, और वो कहते हैं कि ये वाली बिरयानी अच्छी है। अगर मैं फराज आपसे पूछूं टॉप 3 बिरयानीज़ कराची की, वो कौन कौन सी हैं? नाम ले लूँ? नाम ले लें। अच्छा, पहले नंबर पर कादरी, लियाकताबाद। ट्रू। नल्ली और विदाउट नल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पर गौसिया, और तीसरे नंबर पर ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको अल्लाह राजी कह लूँ, कोरंगी वाली ब्रांच, क्योंकि लियाकताबाद में और शादमान में थोड़ा सा उनके ना जायके में फ़र्क है। और लियाकताबाद वाली जो ब्रांच है वो कोरंगी वालों ने डिसोन भी कर दिया कि हमारी नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज थी। अब वो नाम उनका, लेकिन अच्छा, मतलब गौसिया वाली जो है वो तो मैंने ट्राई नहीं की। कराची बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी है। अब तो खैर माशाल्लाह ऐसा भी होता है कि अब तो जो है ना वो 10 भी आ गए हैं। मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कराची से लाहौर आप जा रहे हो ना, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं शाइस्ता कराची से आते हुए बिरयानी ले आना, तो आपको ट्रैवल पैकिंग करके पैकेजिंग में भी आपको दे रहे हैं। अगर आप कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें तो भी आपको बिरयानियाँ जो है वो मिल रही होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम चले जाएँ बिरयानियों से हट कर, अगर हम कोई ऐसा खाना खाना चाहते हैं जो कि सस्ता भी है और जायकेदार भी है, तो वो कौन कौन से खाने कहाँ जाके खा सकते हैं हम? देखें, कराची में आजकल लोगों से ज़्यादा तो जायके हैं। हर गली में, हर चौराहे पे, हर सड़क पर फूड स्ट्रीट्स इतनी बन गई हैं। आप देखेंगे अभी मैं ये इलाका है अपना लियाकताबाद सिंधी होटल, वहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगना शुरू हुए थे। अब वो कुछ स्टॉल्स लगते लगते एक फूड स्ट्रीट की पूरी शक्ल इख्तियार कर रही है। और इस तरह कराची के और भी इलाके हैं। ठीक है, इस पर हमने बात करनी है, क्योंकि खानों की बात हो रही है तो ज़रा तफसीली बात होना ज़रूरी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे।
वेलकम बैक। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर इस पर हम बात करें तो इस साल का जो थीम है वो है बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुराक का हक। ये मुहिम इसलिए शुरू की गई है ताकि कोई शख्स भूखा ना सोए और इसको मयारी खुराक, ग़िज़ाइयत से भरपूर और इसकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक खुराक जो है वो मुयस्सर हो। सेहतमंदाना खुराक इंसानी जिस्म की ज़रूरत है। इस दिन का मकसद ग़िज़ाई किल्लत से आगाही, खुराक को ज़ाया होने से बचाना किस तरीके से है और मुस्तकबिल में खुराक के बेहतर इस्तेमाल के बारे में मालूमात फ़राहम करना है। दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बाद खुराक की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है ताकि हर शख्स को बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो मिल सकें। अब हम अगर ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अगर हम बात करें, हम देखते हैं वहाँ पर किस कदर ग़िज़ाई किल्लत है और लोग किस कदर मजबूर होते हैं, क्योंकि खुराक एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी सेहत की, इंसानी बॉडी की ज़रूरत भी है। और इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में करता है वो इसलिए करता है ताकि वो पेट भर कर खाना खा सके या अपनी खुराक की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। फराज हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है माहा सुहेल ने, जो कि AG बेकर्स बाय माही शाही की ओनर भी हैं। माहा को वेलकम कहेंगे। थैंक यू माहा। माहा, मुझे बताइएगा कि ये जो ख्याल आया आपको अपना काम शुरू करने का, वो भी फूड से रिलेटेड, कैसे? ये मेरा शौक भी था एक तो, और ऊपर से कोविड के बाद इसको ज़्यादा प्रमोशन मिल गया क्योंकि उस टाइम में सारी शॉप्स वगैरह बंद होती थी तो लोगों को इजी रहता था ऑनलाइन या हमें ऑर्डर करने का ना। अच्छा, तो जो आपको शौक था, तो ये जब आपने अपने शौक को कारोबार में बदला तो आपने सोचा होगा ना कि ज़्यादातर लोग क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देसी फूड के शौकीन हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाइनीज़ खाते हैं, तो आपने अपनी प्रेफरेंस क्या बनाई? देसी फूड सस्ता और मयारी लोगों को यही रहता है कि होममेड मिल जाए, एक तो हाइजीन होता है और घर में बना हुआ होता है तो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी मिल जाती है उनको एक परफेक्ट बजट में ना। अच्छा, हम बात करें, क्योंकि हमने बिल्कुल सही कह रही है माहा कि जब कोविड का दौर था हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो है वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दी और यही वक्त की ज़रूरत भी थी। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ख़वातीन को एम्पावर किया है कि अब आपके पास वो तमाम तर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि आप घर बैठे जो हैं वो कमा भी सकते हैं और अच्छा हाइजीनिक खाना भी खा सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करें खानों की जो हमें बाहर से मिल रहा होता है, तो फराज हमारे साथ मौजूद है। फराज, मुझे बताइएगा, ये जो बर्गर्स मिल रहे होते हैं, अब आपने अच्छा अंडे वाला बर्गर खाना हो तो मुझे बताएं कहाँ से मिलेगा? अंडे वाला बर्गर तो देखें ऐसी चीज़ है, आप किसी भी गली से खा लें, आपको टेस्ट में 19-20 का फ़र्क होता है। अच्छा। लेकिन एक चीज़, एक नई इनोवेशन ही आई है कि अंडे वाले बर्गर में ना अब लोग कबाब की जगह चिकन के लच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उन्होंने फ्रेम टाइप का बनाया हुआ है, उसमें अंडा डालते हैं, फिर उसमें चिकन के लच्छे डाल के, तो ये एक यूनिक चीज़ है। ये आपको नाज़िमाबाद में भी मिलेगी या आपको PIB में भी मिलेगी, मशहूर जो हैं, और हो सकता है और इलाकों में हो। अच्छा, जिस तरीके से हम बर्गर की बात कर रहे हैं, अगर हम जिंगर बर्गर्स को देखें, लोग बहुत शौकीन हैं जिंगर बर्गर्स के, तो वो अगर लोगों ने खाना हो अच्छा मयारी, सस्ता और टिकाऊ, कहाँ से मिलेगा? अच्छा मयारी, सस्ता और टिकाऊ, ये आपने सही बोला, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांड अभी ओपन हो रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा टेस्ट उनका गिरता जा रहा है। अभी अगर आपने अच्छा और मयारी खाना है तो डिफेंस में मुझे फेज़ ठीक से याद नहीं, लेकिन आउटलेट का नाम था पाव, उसके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। और अगर उससे भी बहुत ज़्यादा आपने सस्ता और अच्छा खाना है तो शाह फैसल नंबर 2 में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जमजम फास्ट फूड के नाम से। अच्छा। उनके बर्गर्स बीफ हो या जिंगर हो या और भी जो चीज़ें, उनकी वैल्यू फॉर मनी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पैसे ज़ाया किए। अच्छा, हाँ, वैसे अक्सर ये होता है ना, आपने खाना खाया हो और खाने के बाद ना इंसान अक्सर सोचता है कि मैंने क्यों मंगवा लिया। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं इस गिल्ड में चली जाती हूँ, मैंने पैसे क्यों ज़ाया किए, इसका मैं कुछ अच्छा कुछ हेल्दी खा सकती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा माहा, लोग जो हैं आजकल ज़रा ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, जैसे आप बात करी थी हाइजीन का मामला, और बाहर से लोग कहते हैं कि एक तो आपको नहीं पता, डीप फ्राइड आइटम्स लोग अवॉइड करते हैं। तो जो ज़्यादा हम लोग जो देखते हैं, जो डिमांड आ रही होती हैं लोगों की, जो है या जो ऑर्डर्स आपके पास आ रहे होते हैं, वो कौन कौन से खानों के होते हैं? देसी खानों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोगों के मूड पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्लाइंट्स हैं, उनको जो पसंद होता है हम वो बना के दे देते हैं। आपने जो प्राइस ब्रैकेट रखी हुई है महा, वो क्या है? देसी कुजीन के हवाले से ये है कि 500 के अंदर 2-3 पर्सन की मील हो जाती है। वाह, ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है हमें। अच्छा, मुझे बताएं महा, ऐसा जो आपको लगता है आप बहुत अच्छा बनाती हैं?
बेसिकली मैं वैसे तो बेकर हूँ, तो मैं बेकिंग करती हूँ, तो कभी कभी केटरिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, अगर हम देखें जिस तरीके से जो घर पे मौजूद ख़वातीन हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपना काम भी मैनेज करना, बच्चों को भी मैनेज करना, घर को भी मैनेज करना, तो किस तरीके से तमाम तर चीज़ें आप कर रही होती हैं? बस करनी ही पड़ती है मैनेज ना थोड़ी बहुत। ये कैसे हो जाता है मैनेज? अगर हम देखेंगे जैसे हम अगर मैं हूँ, अगर मैंने अपना कुछ कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो मुझे जाके लानी पड़ती है अपने, तो मेरे 4-5 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं कि अच्छा अब जाऊँगी ग्रोसरी करने जाऊँगी, नहीं हो पाता। तो ये इसके लिए क्या खुद जाती हैं? नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। अब इतनी आसानी हो गई है, हम राइडर्स वगैरह को भेज के उनको ऑर्डर बुक करवा देते हैं। अब तो ग्रोसरी वगैरह भी आपको पता है सब घर पे ही आ जाती है, तो यहाँ से बुक करवा देते हैं, उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो भेज देते हैं। तो कस्टमाइज केक वगैरह बना लेती हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो ये आपने इसका ये सीखा है आपने, या ये भी आपको शौक था? शौक है। ये भी शौक है जी। वाह, तो मतलब घर में तो बड़ी आसानी हो जाती होगी, किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे हो, वहाँ केक बना दो। गिफ्ट के तौर पे भी ले जाती हूँ, और एक दिन पहले ऑर्डर होता है तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा है ना, मतलब आपको गिफ्ट के लिए अलग से पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और केक भी अच्छा आपको मिल जाता है। अच्छा, ये हमने देखा है कि लोग, अच्छा ख़वातीन को हमने देखा है अक्सर कि ख़वातीन जो है वो खाना बनाने से बड़ा दूर भागती हैं कि चले ठीक है, मतलब ऑर्डर कर लेते हैं, थक गए हैं, ये हो गया वो गया। तो आपको ये शौक़ कैसे आया है? मुझे बेकिंग का शौक़ है। खाना का अब ये है कि शौक़ ख़त्म ही होता जा रहा है। पहले था बनाने का, लेकिन जब से बेकिंग की फील्ड में आई हूँ तो खाने पकाने से दूरी होती जा रही हूँ। तो आपने कोशिश की है कि जैसे हमारे पास अगर हम देखें पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बेकिंग को बड़ा सराहा भी जाता है, और लोग जो हैं वो इस फील्ड में ख़वातीन भी स्पेशली आगे बढ़ी, और जितनी इनोवेशंस हो रही हैं, जैसे अभी फराज भी बात कर रहे थे कि अब अंडे वाले बर्गर में भी इनोवेशन हो रही है, तो बेकिंग की फील्ड में तो बहुत इनोवेशन हो रही है। तो कभी सोचा है आगे और बढ़ने का, कोई और गोल हो? जी बिल्कुल। अब ये है कि ना, अब सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो गई है हर जगह के लिए ना, तो मेरी 10 साल की मेहनत है, उस पर भी लोग यही होता है कि सर्टिफाइड नहीं हैं आप, तो ये चीज़ ना रोक देती है आगे जाने से। तो आपने सोचा है कि आगे परसू करूं सर्टिफिकेट? जी बिल्कुल। बड़ा ज़रूरी भी है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट हो, मैं तो कहती हूँ आपके अंदर किसी भी किस्म की स्किल है, आपको उसको पॉलिश करना चाहिए, ताकि वो स्किल जो है वो आपके भी काम आती है और बड़ा आपको फ़ायदा भी देती है। क्योंकि जब आप खुद काम कर रहे होते हैं, जब आप एम्पावर होते हैं, तो फिर आपकी माशरे में एक अलग ही इज़्ज़त होती है, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। अच्छा फराज, मुझे एक बात बताइएगा, फूड ब्लॉगिंग के हवाले से एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि अक्सर रेस्टोरेंट जो हैं वो फूड ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं और रिव्यूज़ लेते हैं। इस बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। हाँ, ये बात सच भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम खुद से कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ पे पे भी करते हैं, हम उनकी वीडियो भी बनाते हैं, तो फिर हमें ज़ाहिर है हमारा अपना कंटेंट होता है, तो फिर हम अपनी तरफ से उनको प्रमोट भी करते हैं। तो ये फराज, आप जैसे अगर कोई मेरे पास आता है तो वो मुझे आके कहेगा कि शाइस्ता आप ये काम करती हैं, हमने इसको प्रमोट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे कहता है भाई मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आई नीड समथिंग, आई नीड मनी। तो जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग कहते नहीं देखें हम आपको प्रमोट करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हमें डिस्काउंट चाहिए? नहीं, ऐसा ही है। अगर कोई खुद से हमसे रब्ता करता है तो जाहिर है उसके सामने हम अपने चार्जेस जो भी होते हैं वो रखते हैं, लेकिन अगर हम खुद से किसी के पास जा रहे हैं तो फिर हम उससे कोई चार्जेस नहीं लेते, उल्टा हम उसको पे करके आते हैं कि भाई हमने आपकी ये चीज़ खाई है, आपके ये पैसे बनते हैं और आप ये पूरे पैसे रखें। अगर कोई बहुत ज़्यादा जिद करता है तो ये होता है कि ठीक है डिस्काउंट दे दें, लेकिन पैसे पकड़ें अगर हम खुद से जा रहे हैं तो। अच्छा फराज, लास्ट में ज़रा क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्रांड कॉन्शियस है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं कि अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी, अच्छा खाने की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि वो सही है, या जो हमारे देसी खाने हैं जो हमें हमारी फूड स्ट्रीट्स में मिल रहे होते हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ना चाहिए लोगों का? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि देसी फूड बेस्ट है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप उनको चाइनीज़ खिला दें, इटालियन खिला दें, आप उनको कुछ भी खिला दें, लेकिन जब तक वो रोटी या चावल नहीं खाएंगे ना उनका पेट नहीं भरता, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मुझे या तो चाहिए रोटी या चावल, बाकी चीज़ें मेरे लिए स्नैक्स हैं, भले बर्गर हो या कुछ भी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि देसी फूड में भी अभी बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ रही हैं। कुछ लोगों ने गोश्त को बाल्टी में उतार दिया है, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है लेकिन उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह अगर हम इनोवेशन की बात कर ही रहे हैं तो कुछ लोगों ने पिज़्ज़ा को मटकी में उतार दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देसी फूड अपनी जगह है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। आपने पेट भरना है, आपने जायका चाहिए, देसी फूड बेस्ट है। बिल्कुल, ऐसा खाना कराची का और वो भी देसी हो तो फिर क्या ही बात है। और कराची में मोस्टली
हमारे घरों में भी अगर देखा जाए और फैमिली गेट टुगेदर्स भी हों, देसी हाउस होल्ड भी हों, तो अगर आप उनको बाहर कहीं लेकर चले भी जाओ खाना खाने के लिए और वहाँ पर आप उनको कुछ भी खिला दो और ऐसा होता है कि वो बहुत महंगा होता है, तो घर वाले कहते हैं अच्छा, अम्मियाँ अक्सर कह रही होती हैं तो तुम ये चिकन घर पे ले आती, मैं तुम्हें घर पे इससे अच्छा बना के दे देती। हमारे यहाँ ये वाले मसाइल भी होते हैं, लेकिन क्योंकि कराची में जायके ख़त्म नहीं होते, आप जिस भी गली में जिस भी इलाके में चले जाएंगे वहाँ की कोई ना कोई स्पेशलिटी लाजमी होती है और आपको ट्राई भी करनी चाहिए। हाइजीन का मामला है वो देखना है, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि जो हम लोग खाना ज़ाया कर रहे होते हैं उससे परहेज़ करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको ये खुराक मुयसर नहीं होती और हम उसी खुराक में से जो है वो बहुत सारे कीड़े भी निकाल रहे होते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में फराज मौजूद थे, महा मौजूद थी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जो है इस तरीके से काम करते रहें, हमें अच्छे अच्छे खाने मिलते रहें, हमें अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते रहें, क्योंकि फिर आजकल ज़रा इनोवेशंस की बात हो रही है तो ये भी एक इनोवेशन ही है कि अगर आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, मैं भी अक्सर ये करती हूँ कि मैं खोल के इंस्टाग्राम पे या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं देख लेती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई होंगी कि कौन सा खाना बेस्ट है, फिर वहीं जाके खाना खाते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हम अपने नौजवानों की बात कर लें, चाहे हम अपने बुज़ुर्गों की बात कर लें, कमर के दर्द का जो है वो शिकार रहते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि रीढ़ की हड्डी की सेहत, बेदारी और तालीम को फ़रोग़ दें, ताकि लोगों को पता हो कि बेसिकली ये जो कमर के दर्द में मुब्तला बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमारी डेली रूटीन या हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है वो हमें मुश्किलात हो रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इतना कॉमन हो गया है कि लोग कमर के दर्द को उस तरीके से सीरियसली लेते भी नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा देर बैठ गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने वॉक कर ली है या आज मैंने क्रिकेट खेल रही है, इस वजह से जो है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो हो रहा होता है। उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन लोग हैं जो कि कमर के दर्द का शिकार हैं और काम करने की उम्र के जो 50% लोग हैं उनको कमर का दर्द जो है वो ज़्यादा होता है। रीढ़ की हड्डी के अमराज माजूरी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर जो बैकबोन है आपकी, अगर उसमें कोई भी इशू होता है, कोई सिवियर इशू होता है, तो फिर जो है वो आप सारी ज़िंदगी चल नहीं पाते हैं या माजूरी का शिकार भी हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अवैस हशमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, कमर का दर्द आजकल इतना कॉमन है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं जिसके बारे में आम आवाम नहीं जानती है? बहुत शुक्रिया। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, कमर का दर्द, वर्ल्ड स्पाइन डे, और इसकी थीम ही कमर के दर्द के हवाले से है। तो कमर का दर्द अब इतना कॉमन होता जा रहा है कि हर दूसरा या तीसरा पेशेंट या हर पर्सन जो हॉस्पिटल में आ रहा है कमर दर्द के साथ आ रहा है, क्या साथ कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं। आपने कहा जैसे काफ़ी चीज़ें इस तरह से सीरियस नहीं ली जाती, तो काफ़ी दफ़ा पेशेंट को प्रोब करते हैं हिस्ट्री, तब वो कहते हैं सारी चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं वो कमर के दर्द से स्टार्ट हो रही होती हैं। उसको बड़ा एक लाइट वे में बताया जा रहा होता है, और हालांकि यही चीज़ अगर उसको सही कर दी जाए तो काफ़ी मॉर्बिडिटी है, काफ़ी पेशेंट के मसाइल को हल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कमर के दर्द में मुब्तला होते हैं, उनकी अगर हम एज ब्रैकेट की बात कर लें तो मोस्टली किन लोगों में होता है? अच्छा देखें, एज ब्रैकेट के हिसाब से बात करें तो 25 से लेके 55 साल की उम्र के लोगों में ये बहुत कॉमन देखा गया है। अभी कुछ अरसे पहले तक, मैं कहूँगा 10 से 20 साल पहले के जो अगर आदाद शुमार देखें तो वो होता था 45 से 60 तक। अब वो एज ब्रैकेट पीछे की तरफ आता जा रहा है। हमारी जब शुरू में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो ओल्डर एज में पॉपुलेशन के ज़्यादा लोग आ रहे होते थे, अब यंग लोग कमर दर्द के साथ आ रहे हैं। उसको बुनियादी वजह हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। उसमें एक सहल पसंदी है, एक फास्ट लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से कमर का दर्द और बढ़ता चला जा रहा है यंगर लोगों के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी बैकबोन की, स्पाइन की, आप इसकी ज़रा अहमियत के बारे में बताइएगा कि स्पाइन का आपकी बॉडी में क्या किरदार है, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कोई बैकबोन का इशू है तो फिर आपको इसके आगे देर पा जो नुकसानात होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखें, अगर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर ही ख़राब होगा, टेढ़ा होगा, तो बिल्डिंग
पायदार नहीं होगी। वही चीज़ ह्यूमन बींग्स में है, अगर किसी भी वजह से कमर के मसले हैं तो उसकी वजह से चलने फिरने में, काम करने में मुश्किल हो सकती है। वो पोस्चर में, गेट में, चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकती है। अब इसमें दो तरह की कॉजेज़ आ जाती हैं आमतौर पे। एक होती हैं नॉन ट्रॉमेटिक, या वो कि जिसकी वजह से, जिसमें कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, या दूसरी वो जिसमें एक्सीडेंट के केसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बहुत असर आ रहा होता है। वो अपना नॉर्मल काम काज नहीं कर सकते, वो घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ हैं, तो अपनी वो ड्यूटीज़ नहीं कर सकती। कोई घर से बाहर जॉब कर रहे हैं तो उसको वो सही तरह से पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कमर दर्द के हवाले से या कमर के जो भी इश्यूज होते हैं, मोस्टली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं डिलीवरी के बाद जो है वो कहा जाता है कि ये तो इट्स वेरी कॉमन और इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस होगा आपके, मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इससे नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू में डिलीवरी की वजह से या एक प्रेगनेंसी की वजह से पोस्चर चेंजेस आ रहे होते हैं, इसके साथ विटामिन डी की कमी हो रही होती है, तो शुरू में थोड़ा अरसा ये हो सकता है। लेकिन डिलीवरी हो गई, सब कुछ सही हो गया, इसके बाद अगर वो 1 महीने 2 महीने उससे लंबे अरसे तक चल रहा है तो ये एक पैथोलॉजिकल या डिजीज़ की वजह से। अक्सर ख़वातीन साल 2 साल 3 साल निकाल के फिर वो आ रही होती हैं डॉक्टर के पास, तो उस वक्त उसका जितनी तशख़ीस देर से होगी और ट्रीटमेंट उतना देर उसे होता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके अब देखा कि महीना से ज़्यादा हो गया, अब आपके बाद भी फिर भी हो रहा है दर्द, तो अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कमर के दर्द की, अब कमर के दर्द के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना, पूरी स्पाइन में कभी आपको बिल्कुल ही बैक पे हो रही होती है, बिल्कुल दरमियान में, कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। तो इसके मुझे बताएं कि आप अगर किसी इंसान की कमर में दर्द हो रहा है, अब उसकी अलामात पर बात की जाए कि ठीक है कहाँ पर दर्द होगा, तो आपने जो है वो डॉक्टर, आपने इसको सीरियस लेना है और आपने डॉक्टर के पास जाना है। इस पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड स्पाइन डे आज मनाया जा रहा है और स्पाइन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर आम लोग जो हैं वो जानना भी चाहते हैं, उनके साथ बहुत सारे मसाइल होते भी हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जाके उन तमाम तर मसाइल का हल निकाल सकें या अपने बॉडी ट्रीटमेंट करा सकें, क्योंकि लोगों के अंदर ये खौफ भी होता है कि अगर हम जाके टेस्ट कराते हैं और खुदा न ख्वास्ता कुछ और निकल भी आए तो क्या होगा। बहुत सारी मिथ्स भी हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अवैस हशमत साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अक्सा ने, जो कि प्रिंसिपल अल्तमिश कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी भी हैं, इनको वेलकम कहते हैं। वेलकम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा, हम डॉक्टर साहब से तो बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से, अब हम सोचा आपसे भी ज़रा बात करें। मुझे बताइएगा, जो कमर का दर्द मोस्टली लोगों को होता है और लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि घर पर ही इसको रिजॉल्व कर लिया जाए, इसको हल कर लिया जाए, तो इसकी कोई मुमकिनात हैं? देखिए, पहले तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आई एम प्रिटी श्योर कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे स्ट्रक्चर को बनाया किस तरह है। ठीक है, हम एक सहारा दिया है अल्लाह ताला ने, एक स्पाइनल कॉर्ड की शेप में, ठीक है, एक स्पाइनल कॉलम पूरा दिया है, ठीक है, जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को और 33 बोन्स को सपोर्ट करता है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, अब उसमें मल्टीपल 4 रीजन्स में वो डिवाइड होता है। ठीक है, सर्वाइकल हो गया जो आपकी गर्दन का हिस्सा है, ठीक है, उसके 7 हिस्से होते हैं। थोरैसिक हो गया, उसके 12 हिस्से होते हैं। फिर हमारे पास लंबर हो गया, ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉक्सिस और सेक्रम होता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ें आती हैं कि आपको हर कोई आजकल स्पेशली घरेलू ख़वातीन को देख लें, कभी उन्होंने गलती से कोई भारी सामान उठा लिया, ठीक है, या फिर उन्होंने जो हमारा कॉमन चीज़ें देखने में आती हैं कि उन्होंने सिर्फ हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है कि हम अगर हम बच्चे को भी लिफ्ट कर लें ना, ठीक है, तो उससे भी अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही अब इसमें हमें अमेंडमेंट्स क्या करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, पहले तो हमें प्रिवेंशन पे बात करनी चाहिए। ठीक है, दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, ठीक है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर पोस्चर। ठीक है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट, आई वुड हाईली रिकमेंड कि लोगों को अपने पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह सही तरीके से काम करना है। ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, आई कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन कि आप बच्चे को ना उठाएं या कोई भारी सामान या ना उठाएं या घर के काम ना करें, लेकिन उसको करने का सही तरीका और सही पोजिशन क्या है विच कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम बैक एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो जो
कॉलम पीछे दिया हुआ है ना, हम उसमें झुक के और ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सारा प्रेशर, सारा स्ट्रेस आपके बैक पे आ गया, आपकी स्पाइन पे आ गया। जबकि इसका सही तरीका ये है, यू हैव टू कीप योर स्पाइन इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड देन आप उसको उठा लें। काम करने से मना नहीं है, ठीक है। अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि जैसे फॉर सपोज आप, ये एक इंसान है, अगर हमने बच्चा या कोई भी चीज़ उठानी तो हम यूँ उठाते हैं, यूँ उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम यूँ भी उठा सकते हैं, हम सीधा उठा लें, ठीक है। हाँ, उससे मतलब क्या होगा कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सारा प्रेशर आपके बैक पे नहीं आएगा एंड ऑल दैट यू कैन डू इज़ यू आर सेविंग योर स्पाइन, ठीक है, एंड यू आर सेविंग योर बैक एक। एंड आप जो आपको दर्द 40 साल या 30 साल की उम्र में आप एक्सपेक्ट करती हैं, आजकल हर खातून या लड़की को हो रहा होता है, ठीक है, वो एटलीस्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा। सो द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू मेक अमेंडमेंट्स इन, आप अपने पोस्चर पे ध्यान दें, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आपका सवाल था कि हम घर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो अब हम घर में क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी इसकी कुछ वर्जिशें होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के सिर्फ ये 3 वर्जिशें भी कर लेना, ठीक है, तो आप अपने बैक को बहुत सारी चीज़ों से, दर्द से, बैक एक से, ठीक है, स्टेनोसिस हो गया, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इन सब से बचा सकते हैं। क्या एक्सरसाइजेज है वो हमें भी बताएं, हमें भी अच्छा, बताओ। वैसे ये तो बहुत एक इस पे भी एक अलग प्रोग्राम होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहलाती हैं वो। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस ना, एक होती है ब्रिजिंग, ठीक है। ब्रिजिंग इज लाइक कि आपने सीधा लेटा, ठीक है, और आपने अपने बैक को ऊपर उठाया और पैर की सपोर्ट नीचे रही, ठीक है। एक होती है ब्रिजिंग, आप ये कर लें विथ 5 सेकेंड होल्ड। ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको जो है ये स्टार्ट करनी है, ठीक है, सुबह के वक्त। इससे आपकी स्पाइन पे या आपके बैक पे जितना प्रेशर होगा, आप पहली दफ़ा करके ही वो फील करेंगे कि वो रिलीज़ होना शुरू हो गया, पहला। दूसरा, आपके पास होती हैं बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में कि आप उल्टा लेट के भी, ठीक है, अपनी स्पाइन को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर उठाएंगे, उसको होल्ड करेंगे। ये अक्सर थोड़ा सा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए करना, लेकिन वही वाली बात है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें करेंगे तो ये बेहतरी आती रहेगी। तीसरा जो थोड़ा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो कहलाते हैं प्लैंक्स, ठीक है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो दोनों साइड के बैक के मसल्स हैं ना, ऑन योर लेटरल साइड एंड योर मीडियल साइड, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो अब आपने क्या किया, बैक की सपोर्ट भी दे दी, आपने दोनों साइड के जो आपके मसल्स हैं उनकी सपोर्ट भी दे दी, और आपकी जो पीछे का पूरा हिस्सा है, ठीक है, उसको सपोर्ट देके आपने अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग कर लिए। वंस आपने अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, तो जितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आप जितनी वर्जिश करेंगे, जितनी बेहतर तरीके से करेंगे, उतना ज़्यादा मसल स्ट्रेंथन होंगे, उतना ज़्यादा इंड्योरेंस बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा आप इन सारे दर्द से बचेंगे। बड़ा ज़रूरी भी है कि दर्द से बचें, क्योंकि अक्सर हम जिस तरीके से डॉक्टर अक्सा भी बात करिए पॉस्चर्स के हवाले से, लोग कहते हैं कि स्ट्रेट बैठना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो हम ज़रा डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा सही पॉस्चर क्या है, किस तरीके से आप बैठ सकते हैं या किस तरीके से आपको बैठना चाहिए ताकि कमर के दर्द से बच सकें आप? अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि जो मैं पेशेंट के हवाले से क्लिनिकल साइड से बात करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ उनसे पूछते हैं कि भाई आप काम क्या करते हैं और उसमें ब्रेक्स कितने ले रहे होते हैं। तो अक्सर औकात जो आते हैं वो जवाब यही होते हैं कि बस जाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक है उस पर ही उठते हैं। अब उस पर डिफरेंट है। अब जैसे अब अक्सर मेरे पास ऐसे प्रोलॉन्ग सिटिंग के कोई आ रहे हैं, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई ऐसी जॉब है, ऑफिस जॉब, कई कई घंटे बैठना होता है, तो उनको हम ये कहते हैं कि अच्छी चेयर आपकी है जिस पर पोस्चर आपका कमर के हिसाब से, हमारी कमर बिल्कुल सीधी नहीं बनाई है अल्लाह ताला ने, उसमें डिफरेंट कर्व्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपकी चेयर है तो उसके मुताबिक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने होते हैं, हर आधे घंटे में थोड़ी सी उठ के अगर चहलकदमी कर ली जाए कुछ सेकंड के लिए और फिर बैठ जाएं तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर रहती हैं एज़ कम्पेयर कि आप घंटों के हिसाब से बैठे रहें और फिर जब आप उठें और दर्द हो तो उसमें फिर ये आपकी अपनी एक तरह समझे हमारी गलती होती है, हम उस चीज़ को नहीं सही कर रहे होते हैं। एक अच्छी चेयर है, एक अच्छा आपका समझें एक वर्क स्टेशन है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों में आसानी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर अक्सा, अक्सर हमने लोगों को देखा है कि ख़वातीन की अगर हम बात करें तो ख़वातीन हील्स पहनती हैं। अब वो हील्स पहनकर जब बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि कुछ ख़वातीन जो हैं वो शौकीन होती हैं हील्स पहनने की, उनको पेंसिल हील्स चाहिए, पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं, ज़रा पॉस्चर अच्छा बन जाता है, उसके बाद कुछ अरसे बाद उनको दर्द शुरू हो जाती है जो उनके बिल्कुल स्पाइन तक जाती है। अब मुझे बताएं कि इससे क्या क्या नुकसानात आपको होते हैं अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत लंबे अरसे तक हील्स पहन रहे हैं तो?
देखिए ये फिनोमेना मैं इस चीज़ से कनेक्ट करूँगी कि इंक्लाइनेशन दे दिया आपने अपनी स्पाइन को, ठीक है, बिला वजह की। किस तरह? अब आप एक सीधे फर्श पे चल रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरह कंपेयर करते हैं, और एक आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपने स्पाइन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब कर दिया हील्स पहन के, ठीक है। नाउ एंड टू बिल्ड ऑन दैट मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि जो आप उसमें जितने कदम लेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपकी स्पाइन पे आएगा, उतना ज़्यादा आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जब हम सीधा और सीधे फर्श पे चलते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होती है, ठीक है, हमारी स्पाइन के बीच में। लेकिन जब आप हील्स पहनते हैं, ठीक है, या इंक्लाइनेशन पे जाते हैं या एलिवेटेड किसी पोजिशन पे जाते हैं, तो आप अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो सारा प्रेशर आपके बैक पे आता है, जिसकी वजह से फिर अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमने हील पहनी थी, हमारी स्पाइन में दर्द शुरू हो गया, या हम बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, इस वजह से हमारे जो है वो बैक में दर्द होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। या फिर दूसरी बात, एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि देखें, हमेशा एक रिसर्च भी है कि आप ऐसे शू पहने, ठीक है, जो आपको आराम भी दें, ठीक है, और आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस फ्री रहें। इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं इस वजह से मार्केट में, जस्ट टू गिव रेस्ट टू योर स्पाइन एंड टू यू नो मेक इट अ बेटर इन अ वे कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग सो रहे होते हैं, जब सोने में भी लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं था, आपने जैसे अक्सर होता है ना कि हम एक साइड पर सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा होता, हमारा शोल्डर फ्रीज हो जाता है। लेकिन लोग ये बात भी करते हैं कि स्पाइन पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अगर आप सीधे सो रहे हैं या उल्टे सो रहे हैं, XYZ जो भी इशूज़ हैं, अब सोने में तो इंसान सो रहा है, अब वो बेचारा क्या उठ के पोस्चर देखेगा? नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन इस बात को मैं इससे भी कनेक्ट करना चाहूँगी। देखें, सुन्नत भी कोई तरीका है हमारा ना, जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साल पहले बता दिया था। तो सुन्नत में भी ये बात आई है कि आपका सोने का तरीका जो है वो सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। वो शैतानी एक तरीका होता है। हमारी आधी कौम उल्टी सोती है और हमारी आधी कौम उल्टी सोती है। अब उस चीज़ पे हम बहुत सारे लेवल्स पे जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इसको रिकवर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको रिकवर इस तरह कर सकते हैं कि हम रोज़ एक्सरसाइज करके सुबह उठते साथ ही अपने मसल्स को, अपने बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके इतना बेहतर और मजबूत बना लें कि अगर हम ऐसी कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो उसको अडेप्ट कर सकें। अच्छा, जैसे अगर हम लोग देखें छोटे बच्चों को, अब बेचारे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इतने भारी भरकम बैग्स पहने हुए होते हैं उन्होंने, फिर उसके बाद वो जा रहे होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई है, फिर वो बिल्कुल ही यूं करके लिख रहे होते हैं, फिर टीवी के बिल्कुल पास बैठे हुए होते हैं, तो उनको सर्वाइकल पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके कंधों में बहुत शदीद दर्द होता है। तो वो जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा स्कूलिंग सिस्टम आप देख कह लें, एजुकेशन सिस्टम कह लें, यही है कि आपको 8-8 किताबें, 12-12 किताबें और 12 ही कॉपियाँ चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अब तो माशाल्लाह आई हैव 3 किड्स, सो आई कैन वाउच ऑन दैट कि अब तो माशाल्लाह चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। ठीक है, इस तरह चीज़ें चेंज हो गई हैं कि अब जो सारी बुक्स और कॉपीज़ होती हैं वो बच्चों की इनके स्कूल में ही होती हैं। दे हैव टू ओनली ब्रिंग जिसके या दे ओनली हैव टू कैरी बैक दोज बुक्स जिसका सिर्फ होमवर्क मिला है। तो ये मैं सारी स्कूल एसोसिएशन को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इन्होंने ये वेस्टर्न का एक थोड़ा सा अडेप्ट किया सिस्टम, विच आई रियली अप्रिशिएट। तो ये चीज़ें अभी बेहतर हो गई हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम स्कूल विच आर प्रैक्टिसिंग दैट। ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप अपने बच्चे को एक हमारे पास बहुत किस्म के ना बैग्स भी आते हैं जो कि प्रेशर भी रिलीज़ करते हैं। अगर वो बैग्स आप अपने बच्चे के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्कूल से बात कर सकते हैं, या फिर दोबारा वही बात हो गई, ठीक है, आप अपने बच्चे को शुरू से देखिए, हमारा जो इस वक्त कल्चर है ना, ठीक है, उसमें शुरू से हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, मैनर्स सिखा देंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन हम एक्सरसाइज पे या इन सब चीज़ों पे जो है ना फोकस नहीं करते। आपको कुछ नहीं करना है। अब तो माशाल्लाह बच्चों का भी योगा आता है और कराची में भी हो रहा है, ऐसा ठीक है, तो आप बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस करें, घर में आप करें, आप बच्चों को खुद इम्प्लीमेंट करवाएं कि देखिए बच्चा हमेशा वही करता है जो वो देखता है, ठीक है, तो आप उनके साथ एक्सरसाइज करें, ज़्यादा देर ना करें, 5 मिनट रोज़ कर लिया करें, तो शुरू से उनके बैक स्ट्रेंथनिंग मसल्स पे काम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब आपके तमाम तरह आपने जितनी भी प्रिकॉशंस बता रही थी, डॉक्टर एक्सरसाइजेस बता रही थी, आपने नहीं की। आपने जिस तरह शुरू में बात की थी ना कि हमारा ये है कि हम ज़रा सहल पसंद लोग हैं, अब आपके दर्द हो गए,
अब आप डॉक्टर के पास कब जाना है, क्या कराने जाना है, कि कौन सा टेस्ट कराएं जाकर, और कब कब चले ही जाएं? अब तो बस आखिरी वक्त है, अब जाना ही ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। जब से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो दर्द जो मुसलसल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, या सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो दर्द जो अब आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग या रोज़मर्रा मामूल में फ़र्क ला रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए। या वो दर्द जो पोजीशन चेंज कर रहा है, शिद्दत में आ रहा है, तो उसके सिलसिले में अपने न्यूरोलॉजिस्ट से आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं जिसमें एक्सरे हैं, सीटी स्कैन है, लंबर स्पाइन के या फिर डिफरेंट रीजन के एमआरआई भी शामिल है। तो वो आपके मौलिज आपकी तबीयत देख के उसके हिसाब से फिर उसको एडवाइस कर सकता है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है ट्रीटमेंट के हवाले से, तो हर चीज़ मैं पेशेंट से भी कहता हूँ, हर चीज़ दवाओं से नहीं होती है। दवाएं एक लिमिटेड अरसे के लिए हम आपके दर्द को दूर करने के लिए कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन दर्द किस वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। बात जूतों की हो रही थी, मैं अक्सर पेशेंट से कहता हूँ कि जितना आप मेडिसिन पे खर्च करेंगे उतना एक अच्छे स्नीकर्स ले लें या आप अपने अच्छे जॉगर्स ले लें, जो हो सकता है दिखने में इतने अच्छे ना हो लेकिन आपके आरामदेह हैं। तो अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इतने ज़्यादा वो सूट कर जाते हैं तो वो अपने स्नीकर्स चेंज ही नहीं करते हैं। वो शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं दावत में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये एक आराम दे रहे हैं। तो वो चीज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी जिक्र किया। एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें अपनी चीज़ों को चेंज करना है, योगा है, तो उससे काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आ जाती है। सिर्फ मेडिसिन इस मसले का हल नहीं है। मेडिसिन अगर ली भी जाती हैं तो कुछ अरसे ली जाती हैं, उसके बाद फिर उनको बंद कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है। बड़ा ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, सेहत के मामलात को हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हमें उनके नाम सुनने को मिलते हैं या हमने मरीज़ देखने को मिलते हैं जो आज से पहले हमने नहीं देखे थे, और बड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो तमाम तर बीमारियों का एक ही हल तमाम तर डॉक्टर्स बताते हैं वो यही है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। और जब तक आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही आप कह लें कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारी अपनी सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है। डॉक्टर अक्सा हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अवैस हशमत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि आज जो है वो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से मैं पहले भी बात करी थी कि अगर हम देखें दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर खुराक की किल्लत है, और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इस पर काम भी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, एक आपकी नीड है वो खुराक की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और इसकी बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। उस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अफजिया नौरीन साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ मौजूद हैं हसन और साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा हसन, मुझे बताइएगा, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, हर 2 महीने बाद फूड से रिलेटेड कोई दिन मनाया जाता है, लेकिन उस तरीके से हमारे पास अवेयरनेस तो है ही नहीं कि अगर खाना है क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं फूड के हवाले से जिसको हम डिबेट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, पाकिस्तान 109 नंबर पे आता है, और पाकिस्तान का जो वो है नंबर है 27.5, मतलब यहाँ पर सीवियरली मैलनरिशमेंट है। अगर आप बच्चों की बात करें यहाँ पर मैलनरिशमेंट की, कि जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, तो सोचें कि हर 20 में से एक बच्चा 5 साल से पहले मर जाता है, हर 10 में से एक बच्चा वेस्टेड है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, हर 5 में से एक बच्चा जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, हर 3 में से एक बच्चा जो है मैलनरिशमेंट का शिकार है। मतलब ये हमारा रेशो है पाकिस्तान का। अब मैं एक बार बात करूँगा, अमेरिका जो है, अगर वो अपने जो आर्मी के जो उसकी फ़ौज के जो एक्सपेंसेस, मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, अगर उसका वो ईयरली 5% to 10% सिर्फ वो उसको कम कर दे तो दुनिया भर में हंगर ख़त्म हो सकता है। इमेजिन करें। तो जो हंगर है ये इसलिए ये आर्टिफिशियल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला ने सब के लिए ग़िज़ा रखी हुई है इस दुनिया में, इस ज़मीन पे। ये हम इंसान हैं जो इसमें हम अपनी कारफरमाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाता है। अब मैं बात करूँ, आप ये बताएं, फ़लस्तीन की जंग चल रही है, उधर हंगर का लोग शिकार हैं, गाज़ा में कितने लोग शहीद हो चुके हैं ये बताएं अंदाज़न अभी तक? 40,000 45,000। यमन में 1.5 लाख तो वैसे ही लोग मर गए, 2.5 लाख लोग जो हैं भूख की वजह से, और भूख की वजह से, मैलनरिशमेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं।
2.5 लाख किसने मारे? वो इसराइल ने मारे थे। वो किसने मारे? वो आपस की खाना जंगी से। तो हम अपने ही बच्चों को मार रहे हैं और हम उस पर बात नहीं करते। कभी कोई यमन पे प्रोग्राम हुआ है? कभी कोई सीरिया पे प्रोग्राम हुआ है? नहीं। फ़लस्तीन पे आपको ढेरों प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि हम खुद अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूँ जब, तो पाकिस्तान में 2005 में जो गंदम है ना, वो इतनी थी जितनी पूरी अफ्रीका में हुई थी। पूरी अफ्रीका ने जितनी गंदम प्रोड्यूस की थी उतनी पाकिस्तान ने 2005 में प्रोड्यूस की थी। और अभी तक हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वो ग्रोथ प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड की जो वो होती है कि भाई इतने एकड़ में इतनी मिकदार में ग्रोथ हो सकती है, उस पर रिसर्च तो हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इंडियन पंजाब इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है वीट, हम लोग अभी तक खुद कफील नहीं हुए। हमारे पास सिर्फ चावल है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है कि हम 60% यूज़ करते हैं, 40% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और अब इतना मुश्किल वक्त आने वाला है किसानों के लिए कि पाकिस्तान में कि जो है जो पब्लिक उनको वो सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट कि भाई हम आपकी क्रॉप सपोर्ट होती थी कि हम क्रॉप खरीदेंगे आपकी, आप उगाएं। तो वो 4 क्रॉप्स हैं, इसमें जो गंदम भी है, कॉटन भी है। अब वो भी बंद कर दिया IMF की शर्त पे। IMF ने वो भी बंद कर दिया कि आप इनको लेट देम डू एट द फ्री प्राइस। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चलूँ कि हम लोग जो है एज ए नेशन, हम लोग इतने ज़्यादा खाने के मामले पे इतने केयरलेस हैं। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एनुअली कितना करते हैं हम लोग तकरीबन 3.5 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल। अब सोचे ज़रा, IMF हमें 3 साल में कितना कर्जा दे रहा है? $7 बिलियन। तो उसका आधा कर्जा सिर्फ हम ऑयल इंपोर्ट करने में, हमारे लोग खाने में। और आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑयल पर पर्सन पाकिस्तान में यूज़ होता है। ऑफ कोर्स, इमेजिन करें, इंडिया में नहीं होता, ढाका में नहीं होता, हालांकि वो भी उस तरह ही खाने बनाते हैं। तो हम लोग इतने जो होते हैं ना हविस याफ्ता लोग हैं कि हम लोग जो है हर चीज़ पेट नहीं भरता। अगर आप जो इंग्लैंडर्स ने ये पहले शुरू किया था दिन में 3 मील्स का, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इस्लाम में तो 2 ही खाने, वो भी एक खाना पेट भर के, एक तो सिर्फ थोड़ा सा खजूर वगैरह। नबी ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी कि गरीब आदमी आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। ऐसा ही मुझे इतनी दुख होता है लोगों को देख के, जो हमारे बच्चों को देख के, हमारे ख़ानदान में, हमारे अहबाब में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मामा नगेट्स दिला दें, मामा चिप्स दिला दें, वो मुझे जिंगर खाना है, मुझे ये खाना है। बच्चे रोड पे आपको नजर आ रहे हैं भूखे, आपको पता है कि लोगों के घरों में खाने को नहीं, लेकिन आपको उनको लग्जरी आइटम्स खिलाने। बच्चों को लंच में क्या देना है? आपको 100 रुपए की कोई चीज़, आपको उससे कम तो जाना ही नहीं है बच्चे के साथ। आप सेब क्यों नहीं दे सकते? नेचुरल रॉ चीज़ क्यों नहीं दे सकते? हमें लंच बॉक्स में जैम लगा के देना है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है हमारा। यहाँ पर गरीब का बच्चा भी होगा ना, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसको भी चीज़ खानी है। बच्चे का आइसक्रीम का दिल चाह रहा है, ये आइसक्रीम होती क्या है? बच्चे को खाने को नहीं मिल रहे लोगों को, और आप आइसक्रीम दिला रहे हैं। शेम ऑन अस, शेम ऑन यू ऑल पीपल कि हम लोग इस तरह करते हैं। और हमारे यहाँ भी मसला है कि अब खाना नहीं है, अगर जो है हम गरीब हैं तो हमारे यहाँ गोश्त नहीं बन रहा। अरे यार, खजूर खा लो, बाजे की रोटी खा लो, वो आधी रोटी में पेट भर जाता है। क्यों हमें स्टैंडर्ड सेट किया हुआ हमें ये खाना है? 100 रुपये किलो टिंडे मिल रहे हैं, 100 रुपये किलो शलजम मिल रहा है, 100 रुपये किलो खीरा मिल रहा है। खीरा खाओ, सेब खाओ, आपका पेट आराम से भर जाना है। अगर आप जो है क्या कहते हैं, हविस नहीं है खाने के मामले। और टेस्ट जो है, मुझे अच्छी जगह खाना खाना है, 6000 का मुझे बोला बुफे मेरा 3-4,000 पर हेड। आप देखें ज़रा, सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं हम। टेस्ट क्या है? खाना खाया, टेस्ट अंदर जाके खाना सब एक जैसा ही हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ ज़बान पे चटखारे के लिए हमें सिर्फ उस मेरे ख्याल में 5 to 10 सेकंड्स के लिए जो टेस्ट जो ज़बान पे रहता है, हम उसके लिए खाना खा रहे होते हैं। कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें खा रहे होते हैं, जबकि उसी में लोगों का राशन आ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो हमें शर्म आनी चाहिए। अब जैसे हम आज भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अगर हम नॉर्मली देखें, तो अगर आप देखें आजकल ये डाइट, वो डाइट, ये वाली डाइट, अब इसमें जो लोग खा रहे होते हैं खाना, बेसिकली दैट इज़ आवर फूड। वो हमारा हेल्दी, जिस तरीके से आप बात करें, सेब खा लिया, खीरे खा लिए, आपने ये खा लिया, अब ये हमारी नॉर्मल जो हम खाते थे पहले, ये हमारी नॉर्मल लाइफ है। अब अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमने उसको डाइट का नाम दे दिया। जरा मैं एक फ्रॉड देखें आप, जरा एक मैं फ्रॉड जरूर मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत कॉमन है, पेशेंट्स बहुत आते हैं कब्ज़ के साथ मेरे पास। आटा चक्की का हम उसका वो निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, सफ़ेद आटा बेचते हैं, पेशेंट को कब्ज़ होता है, फिर हम फाइबर को साशे में बेचते हैं।
अलग, ये नहीं कि डायरेक्ट आप चक्की का आटा ले लो यार, मतलब हम लोग खुद ही आर्टिफिशियल करके फिर हम उसको अलग से खरीदेंगे, मतलब अपना नुकसान फाइनेंशियली भी करें, लोगों के लिए बिजनेस है। फूड इज नॉट अ कमोडिटी। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, एक तो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, फ्लड्स की वजह से, ड्राउट्स की वजह से, एक तो फूड प्रोडक्शन गलत हो रही है, कम हो रही है, कहीं इस तरह हो रहा है, बैलेंस नहीं रहती, और दूसरी बात सप्लाई जो है फूड की वो किस तरह रुक रही है। यूक्रेन, जैसे यूक्रेन की एग्जांपल, वॉर्स की वजह से यूक्रेन हमारा 30% ग्रेन पैदा करता था, दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। अब वॉर जब से चली है तो 30% ग्रेन रुक गया है, तो दुनिया भर में प्राइसेस रेज हो गई हैं। 80% दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। जो चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हैं, हम उससे क्या प्याज से रोटी नहीं खाई जा सकती? मुझे ये शिकवे हैं लोगों से कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घरों में हम वो नहीं करते, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं? हाँ, जैसे अक्सर होता है ना, जैसे आप हसन बात भी कर रहे हो कि हमें ये होता है कि अगर हमारे घर में गोश्त नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि हमने खाना नहीं खाया, हम गरीब हैं जी। अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो अच्छा हमारे घर में तो सिर्फ बकरा ईद पर बीफ या मटन बनता है, तो हम गरीब हैं। हम देखो पूरा साल, अक्सर बच्चे ही छोटे छोटे अपने माँ बाप को कह रहे होते हैं ना कि दोस्तों के जो हैं वो तो रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा खाना लेकर आए हुए होते हैं लंच पे। अक्सर मैं भी अपनी अम्मी को कहती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा दे दिया करें, वो कहती है बस यही सब्ज़ी है, यही खानी है। अच्छा अफजिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमारी जो ख़वातीन हैं जो घरों में हैं, अब बच्चे पहले नहीं खाते थे नगेट्स, फ्राइज़, डोनट्स, आइसक्रीम्स, ये वाली चीज़ें, चॉकलेट्स, ये नहीं खाते थे। माएँ पहले यही देती थी बच्चों को, ये लो सेब ले लो एक, चलो जाओ, या ये ले लो तुम, सेब काट के दे दिया या कोई फ्रूट काट के दे दिया। और उसके बाद बच्चे, मुझे याद है कि अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं तो माएँ इंतज़ार कर रही होती थी, खाना तैयार करके बैठी होती थी कि बच्चों ने स्कूल से घर वापस आना है तो उनको मैं गरम गरम खाना दूँगी। अब हम लंच में भी फैंसी खाना डाल देते हैं, फिर बच्चों को पैसे भी दे देते हैं और फैंसी कर लो। तो मुझे बताएं ये माओ क्या हो गया आजकल की? स्टेटस सिंबल हो गया है कि बच्चे ने वो एक तो जंक फूड खाना, और फिर स्टेटस सिंबल है कि आपने पैक्ड फूड लेना है। और जितना आप पैक्ड और रिफाइंड फूड बच्चों को दे रहे हैं, अच्छा हम लोग ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़ा कोई वो दे दिया है, नगेट्स हैं, वो बर्गर्स खा रहे हैं, वो मेल न्यूट्रिशन उसकी वजह से हो रहा है। जो आप देखें जो बहुत छोटी एज के बच्चे हमारे 5 to 12 वाला जो एक वो है बच्चों का एज ग्रुप जो है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों जो हैं कॉन्स्टिपेशन है, मेल न्यूट्रिशन है, कद नहीं बढ़ रहा है, या फिर उनके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये कि कुछ बच्चे नहीं, ये बच्चा तो मिर्चें खाता ही नहीं है, माँ ने ये वो रखा हुआ होता है कि बच्चा तो मिर्चें नहीं खाता, वो मीठा खा रहा है, मीठा खा रहा है, वो ASD वो हो गया, हाइपर एक्टिव है, फिर वो प्रॉब्लम्स उनके बच्चों के क्रिएट हो रहे। तो ये थोड़ा सा ना इसमें माँओं का भी कसूर है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी से ज्यादा। वो चाहती है कि बस पैक्ड फूड आए और बच्चों को बना, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा है, अच्छा बच्चा कह रहा है ये नहीं खाना तो ठीक है, बस ये सारी जिंदगी मैं इसको दूंगी नहीं। मतलब पहले हमारी माया में याद है कि वो ना डंडा रख के साथ में, चप्पल रख के साथ में खाओ ये खाना है तुमने। नहीं, बच्चे ने एक दफ़ा मना कर दिया ना, आपने उस चीज़ को बिल्कुल उसमें से स्किप कर दिया। आप उसके टेस्ट बड डेवलप तो करें। छोटा बच्चा जो होता है, माँ उसको एक दफ़ा कोई चीज़ खिला के कहती ये तो ये नहीं खा रहा, तो उसको तो पता नहीं है ना उस चीज़ का। उसको ये कैसे पता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है? 2-3 साल के बच्चे की माँ जो है वो कहती है ये तो फीडर में भी पेप्सी पीता है, तो वो उसने फरमाइश तो नहीं की। मेरा अपना भतीजा है, हम कल ही ये बात कर रहे थे कि उसको माशाल्लाह सब खा लेता है वो, लेकिन उसका वो इतना शौकीन है कोल्ड ड्रिंक्स का कि वो, मैं यही कह रही थी, मैं कह रही भाई उसके तो अब मुकम्मल ऑर्गन्स अंदर पता नहीं उस तरीके से मजबूत हुए हैं नहीं हुए, तुम लोगों ने डाल दिया कोल्ड ड्रिंक। अब आप उसको चाहे पूरी 1.5 लीटर दे दें वो ख़त्म कर देगा। 2.25 साल का है माशाल्लाह वो। अब आप देखें, अब आप मुझे ये बताएं कितना नुकसान है बच्चों को चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स देना। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि ये जो अगर कहीं पे बहुत अरसे के बाद भी कहीं से कोई चीज़ें खुदाई वगैरह होती है तो उसमें से रियूज में से ना क्या होता है कि ये जो आपकी जॉ लाइन होती है ना, ये चाहे जानवरों की हो चाहे इंसानों की, ये बहुत अरसे के बाद कभी जाकर इसका मतलब होता है कि डिजॉल्व होगी कहीं। तो उन्होंने ये बताया था कि दांत जैसे बच्चों के टूटते हैं, तो बच्चे का एक दांत लेके, एक रिसर्च उसमें दिखाई हुई थी उन्होंने बाकायदा, कि वो दांत लेके उन्होंने एक कप में डाला और उसके ऊपर उन्होंने ये पेप्सी, कोको कोला टाइप की जो भी मतलब फिजी ड्रिंक्स में वो डाल दिया। आफ्टर 14 डेज उसने दिखाया कि वो जो दांत का वो है वो उसमें इतना बारीक सा एक वो रह गया पोर्शन। तो वो जो है ना वो मतलब इतना 14 डेज में उसका ये हाल हो गया। तब आप सोचें अगर बच्चे इस तरीके की वो लेते रहेंगे और तो उनके ऑर्गन्स का क्या हाल। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक से बहुत सारे DIYs बने होते हैं कि अगर आप बाथरूम साफ करें तो बड़ा अच्छा साफ होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं खानों के हवाले से। खाना, फूड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितनी बात कर लें उतनी कम है। और हमें जो है वो अब ज्वाइन किया है इरम ने, जो कि शेफ़ हैं। इरम से हम पूछते हैं कि अगर आप घर पे मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि कोई आप ऐसा खाना बनाएं जो कि आपको आपकी आँख, क्योंकि कहते हैं ना खाना बाद में आप खाते हैं लेकिन पहले आँखों को पसंद आना चाहिए, फिर उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये तमाम तरह चीज़ें आप बजट में रहते हुए कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आप बना सकते हैं, वो ज़रा हम इरम से पूछते हैं। सबसे पहले तो इरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं इरम कि सस्ता खाना घर पे कैसे बन सकता है? बहुत इजीली बन सकता है। लोग कहते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं वो गोश्त वगैरह नहीं ले सकते, तो वो दाल और इस तरह हमारे जो बोलना चाहिए वो फुल मील है हमारी, ठीक है। दाल जो है ना, ये लोबिया, वाइट लोबिया बना के लाए हैं आज हम, और इसको हमने फुल मील के तौर पे सर्व कर रहे हैं। इसको आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, इसको चावल के साथ भी ले सकते हैं। इस पर हमने एग सर्व किया है, लेकिन अगर आप बजट में रहते फिर एग्स नहीं, इसको स्किप कर सकती हैं, लेकिन आलू और लोबिया फुल मील है, ठीक है। और ये कम खवातीन का बड़ा मसला होता है ना रोज़ाना हम क्या बनाएं, जी आज क्या बनाएं, वो वाला जो मसला है वो किस तरीके से सॉर्ट हो सकता है आपका, मतलब कर सकती हैं आप, क्योंकि आप खुद भी शेफ़ हैं? मैं तो दरअसल ऐसा है कि वो सब्ज़ी हो या दाल हो, उसके अंदर टेस्ट हमने सर्व करना है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाऊंगी अपना, कि मेरे पास शलजम थे और मुझे समझ नहीं आया था घर में इतने शरीफ कोई भी नहीं कि शलजम खाएगा, उसको 2 आलू के साथ कटलेट बना के, और जो है ना उसको हमने पता भी नहीं चलने दिया कि ये कटलेट किस चीज़ के हैं। तो लोगों को पता नहीं चल, बच्चों को नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी भी अक्सर यही करती हैं। मेरी अम्मी तो इतनी किफ़ायत शुआर हैं कि उन्होंने 2 खाने बनाएंगी और अक्सर ऐसा होता है ना, सालन बच जाता है जी, कोई उनका मिक्स एंड मैच नहीं होगा, वो फिर भी कर देंगी, वो करके हमें कहेंगी ये मैंने कुछ नया बनाया है। अब हम उनको कह भी रहे होते देखिए इसमें ये आ रहा है, जिसमें ये वही खाना है, वो कहती नहीं, वो मानती भी नहीं है, वो हमें खिला के हटती हैं कि बेटा ये खाओ, यही बस यही खाना है अब आप लोगों ने। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे हसन के, हमारे जो बच्चे हैं या जो नॉर्मली बाहर जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, अब उस तरीके से माओं को हमने देखा नहीं है कि वो जो है वो बच्चों के खाने पर फोकस कर रही हूँ। वो उनके क्या, या तो आप कह लें कि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, या आप ये कह लें कि माएँ काम कर रही होती हैं तो वो उस तरीके से इतनी बड़ी, मतलब इतनी जिम्मेदारियाँ एक साथ नहीं निभा सकती हैं। आपको क्या लगता है क्या मसला है? देखिए, ये बात आपने जो की है, ऐसी बात है कि हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जो मॉडर्न मैन है उसके पास ना टाइम है ना, वो अगर आप माँ बांध के भी देगी तो बेटा नहीं खाएगा, बेटी नहीं खाएगी, उसको शर्म आएगी कि मैं अपने कुलीग्स के साथ या अपने क्लास फेलोज के साथ कोई बाहर की कैंटीन में कोई चीज़ खा लूँ, गंदी संदी ऑयल में बनी हुई गंदी संदी चीज़ जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं है, वो मैं खा लूँ। लेकिन अगर वो आपको सेब दे रहे हैं, कोई अंगूर दे रहे हैं, फल, कोई अनार के काट के छील के दे रहे हैं आपको, या कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो नेचुरल है, वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। इसी तरीके से मेरा हमेशा अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पे ये मशवरा होता है कि आप लोग दूध का इस्तेमाल करें। दूध जो है, आप देखें हमेशा से नबियों ने भी दूध कैसे इस्तेमाल किया है, निकालते थे दूध, धोते थे, घर में पीते थे। अब लोगों को इसका शऊर आया कि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन जो आप कचरा खा रहे हैं खाने की फॉर्म में, तेल की फॉर्म में, तेल कौन सा अच्छा है? कोई तेल अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो ऑलिव ऑयल और ये ऑलिव ऑयल, इस पे हम आई हैड डन अ पॉडकास्ट माई सेल्फ, तो इस पे जो है ये सब ऑयल जब जलते हैं ना तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के इनफेक्ट डेंजरस हो जाते हैं। तो हम सब, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। असली घी एक ऑप्शन है प्रॉपर, जो कि आपको पता है बनास्पति की पूरी दुनिया में बैन था, पाकिस्तान में वो सालों तक चलता रहा। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम कुछ साल चलाएंगे, मतलब एक जहर हम कुछ साल चलाएंगे। और कुछ पेशेंट ऐसे थे कि भाई ये बंद होने वाला है बनास्पति घी, तो पहले से ला के रख लो, उनको पता है ये बंद होने वाला है क्योंकि ये जहर है, फिर भी वो ला के रख लो। तो हम लोग जो हैं, हम लोगों को वो तो नजर आ जाएगा कि खुला दूध जो है वो घर में निकाल रहे हैं तो ये तो इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया से, वायरस से, उससे कितने लोग मर रहे हैं और इस चीज़ से कितने लोग मर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फर्क तो है। अगर हम ऑयल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑप्शंस हमारे पास नहीं, तो हम किस में खाना बनाएं? सरसों के तेल में बना लें? असली घी में, ये मैं बता रहा हूँ नेचुरल चीज़ों की तरफ आए। तो हसन, ये तो फिर मैं यही बता रहा हूँ कि मैं बताऊँ, असल में बात है कि हम लोग फूड जो खाते हैं ना मज़े के लिए खाते हैं। देखिए, मज़ा नहीं है फूड,
इसको मज़ा समझता है तो वो गुनाह भी है मजहबी पैराडाइम में, और ये आपको रूहानी से दूर ले जाएगा। मैं इस बात को बड़ा कोट करना चाहूँगा यहाँ पे हम सब के लिए, तरबियत के लिए, कि जितने भी रूहानी पेशवा गुजरे हैं दुनिया में, बुजुर्गान दीन गुजरे, उनके आप खाने की हैबिट्स देख लें, फाका कशी करते रहते थे। इतनी फाका कशी करते थे कि उनके उठने बैठने में मसले और होते थे। इसलिए नहीं, क्योंकि आप जब भूखे होते हो ना तो आप रूहानी पाकीज़गी हासिल करते हो। कोई भी आलिम अगर वो अपनी इल्मी महराज पे पहुँचना चाहता है, मेरे नज़दीक मैं उस आलिम को ज़्यादा इज्जत देता हूँ, या मैं उनको सही मानों में आलिम समझता हूँ, बाअमल आलिम समझता हूँ, वो जो कि अपने खाने पे मोहतात है, जो बहुत थोड़ा सा खाना खाता है, ज़रूरत जितनी है उतनी ही खाता है, ना कि खाने को देख के उतावला हो जाता है। क्योंकि जो आदमी खाने को देख के उतावला हो रहा है, फिर आप उसकी किसी भी जिबिल्लत पे एतबार नहीं कर सकते। फिर वो लड़कियों को देख के भी उतावला होगा, फिर बाकी चीज़ों को भी देख के उतावला होगा। तो सबसे अहम चीज़, जब हम सुन्नतों की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी दाढ़ी होनी चाहिए मर्दों की, या औरतों को पर्दा करना चाहिए, सुन्नत ये है, सुन्नत वो है, तो पहली सुन्नत तो नबी का खाना है। और नबी का खाना ये होता था कि उनको 2 दिन तक खाना नहीं मिलता था, और उनकी सवारी बिल्कुल सादा होती थी, उनके कपड़े बिल्कुल सादा होते थे। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो आपकी नहीं, याद रखिएगा। अल्लाह ने दुनिया में सबकी, अगर ये घड़ी मेरे पास है, दूसरी घड़ी है, तो वो मेरी नहीं है, क्योंकि ये घड़ी दूसरे की थी, दूसरे का हक था जो मुझे हिबा कर देनी चाहिए मुझे। ये नबी के पास कितना माल गनीमत आता होगा, सोचें ज़रा। लेकिन कभी उन्होंने ज़कात दी, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि साल भर तक माल जमा ही नहीं रखा घर में। जो भी माल आता था जंग जीत के, वो मस्जिद नबी में उसी वक्त तकसीम कर दिया जाता था, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक नबी हमारा जिसके पास माल गनीमत आ रहा है, फिदिक का पूरा बाग है, उसके बाद भी कुछ नहीं है घर में, ना खाने को है ना देने को है ज़कात। क्यों? क्योंकि रखना नहीं है घर में, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपका नहीं है, सवाल होगा इसका। तो इसी तरह खाने के मामले में हमारे यहाँ अब हमारे जो गरीब बच्चा है ना, मैं बताऊँ उसकी साइकी भी, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसको भी चीज़ खानी है, उसको भी 10 रुपये चाहिए, बिस्किट के 10 रुपये चाहिए। मतलब गरीब बच्चों का भी ये हाल है, गरीब माँ बाप का भी ये हाल है कि लंच में तो देना है ना, पैसे नहीं, लेकिन लंच तो देना है ना बच्चे को। ये खाना तो वही, अरे खाना नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना, रोटी प्याज से नहीं खा सकते, दही से नहीं खा सकते। और पहले अगर हम पंजाब साइड पे बात करें, वहाँ पर क्योंकि इस तरीके से लोग खाते हैं, अगर हम देखें अफजिया साहिबा के लोग, अगर हम पंजाब साइड की बात कर लें, लोग प्याज से भी रोटी खाते हैं, लोग दही खा लेते हैं सुबह उठकर, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद। अब वहाँ पर वो यही है कि आपने दही खा लिया, उसके बाद आप काम पर निकल गए, फिर जब आप वापस आते हैं तो आप एक मील ले लेते हैं। अब वहाँ पर तो ये रिवाज नहीं है, वहाँ के बच्चों को भी इतना कुछ नहीं होता है कि हमें, उनको नहीं पता होता अच्छा नगेट्स क्या हैं, आज उनको नहीं पता होता अच्छा ये चिकन स्ट्रिप्स क्या हैं, जिंगर क्या, किस बला का नाम है, उनको नहीं पता होता। लेकिन ये जो हमने आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, इतना पेनिट्रेट कर दिया है अपने माशरे में कि अब बच्चों को इस तरफ लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम सोशली इस बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि खाना जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में लाकर फ्रीज़ कर रहे होते हैं, फ्रीज़ करके फिर उसको डीप फ्राई कर रहे होते हैं, फिर डीप फ्राई करके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, हाँ मैं स्नैकिंग नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रही है मेरी, उसके बारे में बताइएगा। देखिए एक चीज़, एक जो अभी हसन बात कर रहे थे, मैं उसमें एक कोट करूँगी कि हज़रत इमाम गज़ाली जो थे, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा कि ए इंसान के जो उम्दा से उम्दा खाना जो तू खाता है, वो जिस हालत में उसको मतलब आप बाहर निकालते हैं, उसको आप ख़ुद भी देखना या उसको थोड़ी देर उसके साथ रहना नहीं पसंद करें। तो आप सोचेंगे जो हम खाना खा रहे हैं वो जस्ट हमें अपनी ज़िंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना। अब जो ये बच्चों वाली आप ये बात करें, तो बच्चों को अगर माएँ ये बताएं पहले से ही कि ये हेल्दी फूड है, आप घर में उस तरह की चीज़ को वो नहीं करें, आप ये समझाएं हाँ बेटा मैं नहीं ख़रीद सकती, ये नहीं कहें, आप कहें नहीं वो चीज़ गलत है, वो इसलिए जो है क्या कहते हैं आप नहीं खा रहे, बजाय इसके के लिए आप उसके अंदर जो है ना आपको बहुत मतलब आप माजरत खाना वो तरीका इख्तियार ना करें। आपने जैसे कहा बच्चे, मैंने ये पर्सनली मैंने देखा है कि वहाँ पंजाब के एरिया में एक दफ़ा हम लोग जा रहे थे, बच्चों को मैंने देखा वो चुकंदर और शलजम और गाजरें वगैरह सर्दी के मौसम में, और वो कटे हुए वहाँ पर एक ठेले के ऊपर बिक रहे थे और बच्चे उससे ख़रीद के खा रहे थे। ठीक है वो ठेले पे ओपन था, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो बच्चा वो चीज़ खा रहा है बजाय इसके कि वो जो है ये लॉलीपॉप्स और ये जो चिप्स और ये चीज़ें। आप वो पंजाब के बच्चों को देखें ना, गाजरें वो उनके हाथ में पकड़ी हुई होती हैं, गन्ने
इस तरह की चीज़ें उन्होंने पकड़ी भी होती हैं, गए खेतों में गए, शलजम खा लिया, चुकंदर खा लिया, जो चीज़ मिलती है वो खा लेते हैं। वो इस तरह हमारे यहाँ ज़रा इतने फैंसी नहीं होते जितने हमारे फैंसी बच्चे के अंदर शहर के हैं। स्कूल में टीचर्स को चाहिए, जैसे अब कुछ स्कूल्स में है कि आपने बच्चों को एक दिन वेजिटेबल के साथ वेज जो है ना देने, वो आपने लंच में, या उनको आपने फ्रूट्स देने हैं। तो इस तरह की हेल्दी फूड्स की कुछ हैबिट्स कुछ स्कूल्स में है कि उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि बच्चों के लिए वो यही होता है, अरे बच्चा ये अगर पैक्ड फूड नहीं खाएगा तो ये तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा अपने बाकी बच्चों को देखकर कि भाई ये क्या, वो तो खा रहे हैं, मेरे पास ये घर का। लेकिन अगर आप इस चीज़ को डेवलप करें, जिस तरह मीडिया के ऊपर और चीज़ों को आप लोग सोशलाइज करते हैं, इस चीज़ को करें तो ताकि उनको भी जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो। अच्छा इरम, मुझे बताइएगा कि हम बात करें, हम काफ़ी देर से खामोश बैठी हैं, हम इरम से जानते हैं। अच्छा इरम, जब आप खाना बना रही होती हैं, आप किन किन चीज़ों का ख्याल रख रही होती हैं? जैसे हसान बता रहे थे ऑयल भी नहीं डालना, ऑयल भी गंदा है, खाने भी गंदे हैं, कुछ नहीं खाना, तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रख रही होती हैं? नहीं, अगर डाइट के मुताबिक बना रहे हैं तो सच में ऑयल हमारा ऐसा नहीं है कि उसको हम यूज़ करें। और अगर सरसों का तेल जहाँ तक कहा जाए, उसको भी इतना प्योरीफाई कर दिया जाता है कि उसके अंदर कोई ग़िज़ा बाद में रहती नहीं है। हाँ, जहाँ तक देसी घी है या बटर है आपका जो मलाई से निकल रहा है आपके घर में, तो आप उसमें वो भी हाफ़ टेबल स्पून के अंदर आप बहुत अच्छी और क्वांटिटी में सब्ज़ी को स्टर फ्राई करके भी सर्व कर सकती हैं। आपकी ये जो अभी ये जो सब्ज़ी बनी हुई है ना, इसके अंदर आप समझ लें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है, ठीक है, और उसके अलावा कोई ऑयल नहीं है। बघार के लिए जो यूज़ किया गया है ना, बस वो यूज़ किया गया, अदरवाइज इसमें ऑयल नहीं है। अच्छा अब इरम, मुझे बताइएगा कि अगर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में बड़ा, अब ज़रा हम फैंसी खानों की तरफ चले गए, आप शेफ़ हैं, मुझे बताइएगा किस तरीके के खानों की डिमांड हमारे माशरे में या जब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा फूड में अगर देखा जाए ना, स्वीट्स के अंदर केक्स, पेस्ट्री, ब्राउनीज़, जो दिखने में तो बहुत बर्गर स्टाइल लगता है कि ये खानी चाहिए, हमारा एक स्टेटस डेवलप हो रहा है, बट ये अंदर जाके हमारे लिए बहुत ख़राबी कर रही है। और जैसे कि हमारे यहाँ देखा जाए, पहले शुगर इतनी कॉमन नहीं थी, ठीक है, अब हर एक बच्चे को शुगर है। अच्छा आजकल ये भी है ना, जब आप खाना किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं ना, तो वो आपसे आके बाद में पूछते हैं ना कि डिज़र्ट में क्या लेंगे, तो हम बहुत ही, जैसे इरम बात करी थी ना, बहुत ही कुछ फैंसी मंगवा लेते हैं, बाद में हम कहते हैं यार ये तो सुन्नत है, खाने के बाद कुछ मीठा खाना जो है ना वो तो सुन्नत है, कुछ थोड़ा सा खा लेंगे, कुछ नहीं होता, ये इट्स ओके। अब ये वाले जो हमारे बहुत सारी एक तो मिथ्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, और सबसे बड़ा जो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, वो ये है कि आप एक बंदे के पास चले जाएंगे, वो आपको बिल्कुल नई बात बताएगा। अब जैसे हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे थे, तो अब ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है कि आपने अगर यूज़ करना है आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। आप अगर देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो देसी घी जो है वो आपको जो है वो मोटा करता है, देसी घी के ये मसाइल होते हैं। अब एक बेचारा मासूम आदमी मेरे जैसा, वो देसी घी छोड़ता है, वो ऑलिव ऑयल पर आ जाता है, फिर वो हसान साहब जैसे किसी बंदे से मिलता है, हसान साहब कहते हैं ऑलिव ऑयल भी नहीं खाना, दोबारा देसी घी पे चले जाओ। अब मेरे जैसा बंदा, मेरी बॉडी भी कहेगी ऑलिव ऑयल सैलेड्स पे डाल के आप खाएं, ऑलिव ऑयल कच्चा आप पिए, आइडियल है, आप उसको पकाएं नहीं, मैं पकाने का मना कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो आपने असली घी तो आपका फैट कम करता है। अच्छा ये जो है ना हमारे यहाँ बड़ा मसला है भाई, हमारी ये डाइटिशियन फूड साइंटिस्ट जो है ना वो इस बारे में बड़ी डिबेट्स कर चुके हैं, बहुत इनके रिसर्चेस है फूड साइंटिस्ट की, और कि इस पे जो है बाकायदा पूरी रिसर्चेस हैं, सबको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि दे डू कि इट्स नॉट। अब ये ना, ये वही वाली बात है ना कि आपके माशरे में अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, और अवेयरनेस तभी आती है जब आप किसी चीज़ को फोकस्ड होके सुनते हैं और तमाम तरह एस्पेक्ट्स उसके कवर कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं, और ममालिक बाकियों को छोड़ दें, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की भी बात कर लें, यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी एक परसेंटेज नज़र आती है जहाँ पर लोग जो हैं वो एक टाइम की रोटी को तरस रहे होते हैं, वहीं पर हम जो हैं वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के खाने जाके इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, और ये 15-15, 20-20 हज़ार के खाने एक्चुअल में आपको कोई फ़ायदा भी नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा पॉइंट भी है। हमारे साथ हसान, अफजिया और इरम मौजूद हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।